यस सर। जी सर आ रही है। उमैर अपना माइक ऑन करो। 1366 जी सर। इधर ही हैं आप? जी जी। ओके। 1320 1320 जी सर। आपके माइक का इशू तो नहीं है? नहीं सर। क्या नेम है आपका? समीन। 20 ठीक है समीन। 1316 रुतबा, माइक ऑन सर करें। उसका माइक खराब है। सर उसका माइक इशू है। उसका आज भी इशू है। जी सर 1320 उसने भी। ओके ओके, मुझे शायद इनबॉक्स भी आ गया उसका। 1328 आमना अब्दुल्ला। जी 1328 सर। ठीक है। यस सर। ओके ओके। 1311 पकीजा, माइक ऑन करें। यस सर। ओके हो गया। 1300 है। 1300 आज भी नहीं है। ये क्लासेस क्यों मिस कर रही है? 1300 1299 मारिया, आपसे जो नेक्स्ट रोल नंबर है प्रेजेंट ये सर। क्लासेस, जी ये आपसे जो नेक्स्ट रोल नंबर है ये क्लासेस क्यों नहीं लेता? सर चलिए आइडिया। नहीं पता? नो सर। सर उसकी जी उसकी शादी है घर में, इसीलिए मे बी उसकी क्लासेस मिस हो रही हैं। ओके ओके ठीक है। सर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं? जी जी क्वेश्चन करें आप। 1329 है। जी सर। जी बताएं अनफाल, क्या क्वेश्चन है आपका? वो जो आपने पहले कहा था मर्सराइज कॉटन है ना, उसका रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है प्योरली। जी जी फिर बाद में आपने कहा था कि जब हमने केमिकल चेंज के बाद इंक्रीज लस्टर वाला पॉइंट पढ़ा था ना, फिर आपने इसमें भी कहा कि अनमर्सराइज कॉटन का भी फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो मर्सराइज कॉटन है उसका फ्लैट, उसका भी रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन वो सर्कुलर होता है, वो मोर सर्कुलर होता है। जबकि जो अनमर्सराइज्ड है उसका फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। रिबन वो भी होता है लेकिन वो फ्लैट होता है, ठीक है। जब वो मर्सराइज में जाती है तो उसके बाद वो सर्कुलर फॉर्म में चेंज हो जाती है। ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन है प्रीवियस लेक्चर में से? 1362 सानिया जी तहरीर। सर। सर सानिया नहीं है, सोनिया है। सोनिया है। चलें चलें अटेंटिव होके सुने, पहले हम जो है वो क्लास पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोग क्विज की तरफ आ जाएंगे। क्लियर है? आज हमने जो है वो डाइंग स्टार्ट करना है। आप लोगों का जो मिड तक कोर्स था वो कवर हो गया था। अब हमने जो है वो मिड के बाद 3 जो है वो पोर्शंस पढ़ने हैं बेसिकली। हमने डाइंग पढ़नी है, हमने प्रिंटिंग पढ़नी है और हमने फिनिशिंग पढ़नी है, ठीक है। और इनकी ऑलमोस्ट नियर अबाउट 70 स्लाइड्स हैं। सो आपके टोटल कोर्स की ऑलमोस्ट 140 स्लाइड्स होंगी। तो थोड़ा सा इसको सिक्वीज किया है। डाइंग और प्रिंटिंग तो बहुत लेंथी पोर्शन है, पूरा एक एक कोर्स है इनके ऊपर, लेकिन मैंने इनको काफ़ी काफ़ी स्क्वीज किया है। और 25-30 अराउंड इसकी स्लाइड्स हैं इनकी, ठीक है। तो क्योंकि मीनवाइल अगर आपका मिड और फाइनल दोनों कंबाइन होके आते हैं तो फिर आप लोगों के लिए थोड़ा इशू होगा कि सिलेबस ज़्यादा है। सो फिर हम इसको पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इसको अगेन स्किप कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को स्क्वीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मिड और फाइनल इकट्ठा होगा तो ये सब है तो बहुत इजी, और बहुत इजी इजी स्लाइड्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे डाउट है कि कहीं आपकी स्लाइड्स जो है वो मिक्स ना हो जाए। सो हम उसको बाद में फिर देख लेंगे। क्लियर है? सर जी चलें। सर। सर मतलब आप पहले पढ़ा देंगे लेकिन बाद में से स्क्वीज कर देंगे ताकि पेपर में आसानी हो जाए। जी पहले तो यही उन्होंने कहा था ना कि पहले मिड होगा, फिर उसके बाद आप लोग मिड के बाद वाला पढ़ेंगे, वो फाइनल होगा। फिर वो लॉकडाउन हो गया तो शायद मिड और फाइनल के एग्जाम दोनों इकट्ठे हों। जब इकट्ठे होंगे तो फिर वो सिलेबस अगर कंबाइन हुआ और फिर सारी बुक्स का अगर सिलेबस कंबाइन हुआ तो वो फिर स्टूडेंट के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सक्यूज मी तो सर, उसको हम आपकी थोड़ा सा आवाज स्किप बहुत अप कट कर। कट के आ रही है सर। सभी के साथ इशू है? नो सर नो वो ठीक आ रही है।
ओके चले, मैं कोशिश करता हूँ कि अब ठीक है। तो उसको हम फर्दर जो है वो स्क्वीज कर भी लेंगे, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। मीनवाइल आप लोगों के रिटर्न क्विज हो गए हैं, और उसके बाद आप लोगों के ओरल क्विज होंगे। 5 मार्क्स वैसे क्लास पार्टिसिपेशन के हैं, तो होप सो आप लोगों के जो है वो 20 मार्क्स तो आप लोगों के ओरल क्विजेस के होंगे, 5 मार्क्स के जो है वो आप लोगों के रिटर्न क्विज हैं। उसके बाद जिन बच्चों की डेफिशिएंसी रह गई है उनको वैसे मैं 5 मार्क्स जो है वो ऐड अप कर दूंगा, लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छे स्कोर पे जा रहे हैं वो ऑब्वियसली वो उनके 30/30 होंगे, तो उनके इक्वल तो नहीं मैं दूसरे बच्चों को कभी भी कर सकता, क्योंकि इस तरह से जो बच्चे ऊपर हैं वो ऊपर ही रहेंगे। बट ये है कि मार्जिन पे लाने के लिए सभी को एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि 20 अबाव दे दें, ठीक है। सो मेहनत करें, सर अभी भी जिनकी टाइम है। डेफिशिएंसी है उनको जरा बता दें ताकि वो जिनकी डे, नेक्स्ट अपना जिनकी डेफिशिएंसी अभी भी, चूंकि आप लोगों की 6 क्लासेस रहती हैं, तो अभी भी इट मींस के 6 ओरल क्विजेज रहते हैं, सो उसको कंप्लीट करें, मिड और फाइनल को कंप्लीट करें ताकि आप अच्छे ग्रेड्स ले सकें। सर नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब था कि आप जिनकी डेफिशिएंसी है उन्हें थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दें या सेपरेटली पॉइंट आउट कर दें उनके इनबॉक्सेस में, या फिर वैसे चले, इधर मैं बता सेपरेटली भी दें। बता दूंगा, और बाकी मैं ग्रुप्स के अंदर बताता रहता हूँ मैं। बाकी अटेंडेंस अभी तक मैंने मार्क नहीं की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है उनकी अटेंडेंस 75% से बिलो जा रही है। सो इस बात का थोड़ा बहुत ख्याल रखें। अभी भी देखें 45 अटेंडेंस है, और आप लोगों की क्लास की स्ट्रेंथ जो है वो 72 है, तो इतने इतने बच्चे तो मिस ना किया करें, क्योंकि इस तरह फिर टीचर की भी इंक्वायरी लग जाती है। अगर वो हम उस बच्चे की अटेंडेंस पूरी कर दें और बाकी सब टीचर्स ने उसकी अटेंडेंस शॉर्ट की हो, तो इस चीज़ को थोड़ा बहुत ख्याल किया करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने जो है वो कोई इमरजेंसी भी होती है तो एटलीस्ट इसको 2-3 मिनट के लिए ज्वाइन किया करें, ताकि आपका रिकॉर्ड ऑफिशियली इसमें आ जाए कि आप उस दिन प्रेजेंट हैं, बेशक थोड़े अरसे के लिए ही प्रेजेंट हैं। क्लियर है? ओके सर। चलें। ओके सर। सर मैंने पूछना था, आप बोल रहे थे कि ब्लीचिंग जो है वो वाला टॉपिक आप मिड से निकाल के फाइनल्स में डाल देंगे। हाँ, ऐसे कर लेंगे, ब्लीचिंग और मॉइस्चराइजेशन को फाइनल में ऐड कर लेंगे, अगर अगर मिड तक सिलेबस थोड़ा ज्यादा आपको लग रहा है तो। अगर आपको कंफर्टेबल रहेंगे कि आप मिड तक ही, तो फिर हम उसको फाइनल में ऐड कर देंगे। सिंजिंग, इंट्रोडक्टरी स्लाइड, सिंजिंग, उसके बाद डी साइजिंग, उसके बाद स्कवरिंग, ये होगा, या ब्लीचिंग कर लें। फाइनल में फिर 4 टॉपिक्स हो जाएंगे, मर्सराइजेशन, डाइंग, प्रिंटिंग और फिनिशिंग। जी सर। ठीक है? जी सर ठीक है। चलो, कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, सो वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ग्रेड्स। मेरी क्लास में ऐसे भी होता है कि 199 पे भी 1A बन रहा होता है, तो जिनके अच्छे मार्क्स हैं उनको उनको तो कभी भी हम कम नहीं कर सकते। हाँ, हम उनको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। चले, स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, और पहले हम लोग जो है वो आज का लेक्चर पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्विज की तरफ आ जाएंगे। सब बच्चों को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, देखें। यस सर हो रही यस है। सर। यस सर। अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास डाइंग। बेसिकली डाइंग क्या है कि हमने जो है वो इसमें कपड़े को डाई करना है, कपड़े को हमने कोई कलर देना है। कलर क्यों देना है? क्योंकि हमारे पास हमने जितने भी पैरामीटर्स किए हैं, लाइक सिंजिंग की, रीसाइजिंग की, स्कवरिंग की, ब्लीचिंग की, मर्सराइजेशन की, वो हमने इसलिए की ताकि कपड़े की डाइंग अच्छी हो जाए। अदरवाइज अगर वीविंग से डायरेक्ट जो है वो कपड़ा हमारे पास डाइंग के ऊपर आता तो हम उसकी डाइंग नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उसके अंदर प्रोट्रूडिंग फाइबर्स थे, उसके ऊपर साइजिंग मटेरियल लगा हुआ था, उसके ऊपर जो है वो स्टेन्स थे, तो जिसकी वजह से कभी भी डाई उसके ऊपर प्रॉपरली सेटल डाउन नहीं हो रही थी, डाई उसके अंदर अब्जॉर्ब भी नहीं हो रही थी। जब अब्जॉर्ब भी नहीं हो रही थी तो डाई अच्छी भी नहीं हो रही थी। तो हमने वो वाले सारे पैरामीटर्स कर लिए। नाउ आवर फैब्रिक इज रेडी फॉर डाइंग, ठीक है। तो अब हम किस पोर्शन के ऊपर आ गए हैं? डाइंग के ऊपर। बेसिकली डाइंग क्या है? डाइंग ऑफ डाइज, पिगमेंट मटेरियल सच एज फाइबर्स, yarns एंड फैब्रिक। बेसिकली डाइंग में हम लोग जो है वो डाइज लेते हैं या पिगमेंट्स लेते हैं, ठीक है। कलर है, ये दोनों चीजें कलर को ही कहते हैं। ऑन द टेक्सटाइल मटेरियल, टेक्सटाइल मटेरियल के ऊपर हम लोग लगाते हैं, और ये किस स्टेजेस पे लग सकते हैं? फाइबर्स पे भी हम लगा सकते हैं,
यार्न्स पे के ऊपर भी लगा सकते हैं और फैब्रिक्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। हम जिस पोर्शन के अंदर जो है वो देखेंगे वो मोस्टली फैब्रिक्स के ऊपर होगा, क्योंकि जो प्रोसेसिंग के अंदर जो वीविंग के बाद हमारे पास फैब्रिक आता है वो हमारे पास जो है उसके ऊपर डाइंग होती है। यार्न डाइंग हम तो तब करते हैं अगर हमने चेक्स बनाने, चेक शर्ट्स बनानी है, चेक वाले फैब्रिक्स बनाने, फिर हम लोग जो है वो किसकी करेंगे डाइंग, यार्न की। और फाइबर की डाइंग हम लोग जब लोगों ने नॉन वोवन फैब्रिक बनाना, ठीक है, लाइक आप लोगों के जो फेस मास्क बनते हैं उसमें जो वो डाई हुआ होता है वो फाइबर बेस पे, फाइबर के लेवल के ऊपर उसकी डाइंग होती है, इस वजह से वो जो है वो हमें डाइड नजर आता है। उसके बाद कभी भी हम उसकी डाइंग नहीं कर सकते, ठीक है। विद द गोल टू अचीव द कलर विद डिजायर्ड कलर फास्टनेस, इसका गोल यही होता है कि हम लोगों ने जो है वो एक कलर अचीव करना होता है और हमारे पास जो है वो डिजायर्ड कलर फास्टनेस होती है। Dyeing is normally done in a special solution containing dyes and the particular chemical material. ये एक डाइस के अंदर होती है, एक डाई बाथ के अंदर होती है, उसी तरह से जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि स्कावरिंग एक बाथ के अंदर हो रही थी, एक टब सा था, एक बॉक्स था उसके अंदर हो रही थी मर्सराइजेशन हो रही थी, इसी तरह ये भी डाइंग के भी ऑलमोस्ट उसी तरह से चैम्बर होते हैं या उसको डाई बाथ बोलते हैं, जिसके अंदर हम लोग जो है वो अपने फैब्रिक को डाई करते हैं। डाइंग इज द मेथड विच इम्पार्ट्स द ब्यूटी ऑफ द टेक्सटाइल, ब्यूटी को इम्पार्ट करता है, क्यों? क्योंकि एक चीज कलरफुल है तो हमें वो ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है, ठीक है। और बाय अप्लाइंग द वेरियस कलर्स एंड देयर शेड्स, और डाइंग से ही हम लोग उसको डिफरेंट कलर्स देते हैं और उसको डिफरेंट जो है शेड्स दे सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली डाइंग का क्या पर्पज है? फैब्रिक के ऊपर कलर इम्पार्ट करना, फैब्रिक के ऊपर कोई शेड इम्पार्ट करना, फैब्रिक को अट्रैक्टिव बनाना, फैब्रिक को ब्यूटीफुल बनाना और फैब्रिक को इस काबिल बनाना कि वो वियरर की अटेंशन को गेन कर सके, ठीक है। इसके ऊपर कुछ वीडियोस हैं वो हम देखेंगे यूट्यूब से। और बेसिकली हम लोग देखेंगे कि डाइंग और प्रिंटिंग के अंदर बच्चों क्या डिफरेंस है। डाई और प्रिंटिंग, जैसे कि आप लोगों को नाम से ही जाहिर है, हमारे पास जो डाइंग है उसके ऊपर जो है वो एक ही कलर पूरे फैब्रिक के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। लाइक अगर रेड है या हमारे पास येलो है, जो भी कलर है वो पूरे फैब्रिक के ऊपर एक ही कलर अप्लाई होना है। जबकि प्रिंटिंग के ऊपर ऐसे नहीं होता, प्रिंटिंग के ऊपर एक पैटर्न होता है, एक डिजाइन होता है जो कि पूरे फैब्रिक के ऊपर प्रिंट होता है, ठीक है। हम लोग इस इंडस्ट्रियल स्केल पे ये वीडियो देखेंगे कि किस तरह से जो है वो हमारे पास डाइंग होती है। ये देखें, चाइना की है ये। जी जी बोलें सर। जो टाई एंड डाई होता है जी अगर पूरे फैब्रिक पे, मतलब जो आजकल चल रहा है, काफी ट्रेंड है उसका, तो जी। वो क्या होता है? मतलब अगर टाई पूरे एंड फैब्रिक डाई पर चाहिए, आपने कहा ना अगर, कि एक ही कलर होता है, हाँ हाँ, तो उसके लिए तो डिफरेंट कलर अगर हम यूज करें तो डिफरेंट कलर्स आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डाइंग एक ना डाइंग बाथ में होती है, तो उसमें हम एट अ टाइम एक ही कलर यूज कर सकते हैं। वो जो आजकल फैब्रिक्स के ऊपर स्पेशली लेडीज या जेंट्स फैब्रिक्स के ऊपर भी वो प्रिंटिंग है सारी, ठीक है। डाइंग अमूमन जो है वो ट्राउजर्स के ऊपर, शलवारों के ऊपर जो है वो डाइंग होती है। सर जी सर जिस तरह हम रेगुलर टाई एंड डाई करने के लिए उसके अंदर सॉल्ट ऐड करते हैं कि वो कलर उतरे ना, मतलब जी पक्का हो जाए, जी तो क्या जी इसके अंदर भी हम कोई केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं उसी तरह से, जिस बिल्कुल। तरह सॉल्ट साल्ट, या साल्ट NaCl तो हम वगैरह? इसमें साल्ट तो हम इसमें हर डाइंग में यूज करते हैं और हम लोग ये आगे स्टडी भी करेंगे। उसके अलावा और भी कुछ केमिकल्स होते हैं ताकि डाई जो है वो फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह जाके ठहर जाए, डाई की अफिनिटी अच्छी हो जाए, वो केमिकल्स हम बिल्कुल यूज करते हैं। ओके सर। और किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन? चले, ये देखें क्लास वाला जो है नंबर है, इसके अंदर जो है ये फैब्रिक को इंसर्ट कर रहा है, फैब्रिक को इसके अंदर इंसर्ट कर रहा है। ये देखिए फैब्रिक को लेयर टू लेयर वो बांध रहा है ताकि फैब्रिक जो है वो इकट्ठा चला जाए उसके अंदर, ठीक है। फैब्रिक के पीसेस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट थे, उसने उसको बांध दिया, जिस तरह हम लोगों ने सिंजिंग में भी स्टिचिंग की थी ताकि प्रोसेस एक फ्लो में हो जाए। तो ये देखें उसके अंदर जो है वो इसी तरह जो है वो उसको टाई कर रहा है, उसको बांध रहा है और फिर जो है वो मशीन के अंदर डाल रहा है, डाइंग बाथ के अंदर। अभी वो दिखा रहा है कि पहला पोर्शन है जिसमें फैब्रिक लोडिंग है। ये देखें यहाँ से भी वो मशीन के अंदर चला गया डाई बाथ के अंदर, इसमें भी वो डाई बाथ के अंदर चला गया, इसमें भी वो, और डाई बाथ के अंदर जाके वो रोटेट हो रहा है, मतलब वो उसकी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है।
उसको सीधा कर रहे हैं। अब देखें उसने तीनों चैम्बर्स को बंद कर दिया। इसके अंदर भी देखें डाइंग बाथ के अंदर फैब्रिक पहले जा रहा है, अभी सिर्फ फैब्रिक की लोडिंग हो रही है, फैब्रिक उसके अंदर जा रहा है। सर ये तीनों चैम्बर्स में अलग अलग कलर्स हैं या सेम कलर्स हैं? सेम कलर होते हैं, लेकिन चूंकि एक फैब्रिक डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन 3 चैम्बर्स इसलिए हैं कि एक ही चैम्बर में हम ऐड करेंगे तो हो सकता है कि नीचे वाली तहों पे ज्यादा लग जाए हमारे पास डाई और ऊपर वाली तहों पे लगे ही ना। सो हमने एक ऑप्टिमल क्वांटिटी जो है वो फैब्रिक की एक चैम्बर में डालनी होती है, लेकिन चूंकि फैब्रिक तो हमारे पास ऑर्डर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम उस हर चैम्बर के अंदर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी ऐड करते हैं। ये देखें, ये हमने उसने डाई तैयार की, ठीक है, मैरून से कलर किए, इसमें सारे के सारे उसने केमिकल डाल दिए, ये मशीन से एक साइड पे थी, और अब भी उसने उस डाइंग बात के अंदर जो है ये वाला डाई जो है उसको ऐड कर देना। ये वो डाई बात दिखा रहा है किस तरह हमने जो है वो इसके अंदर फैब्रिक पड़ा हुआ है। अब वही वाला जो डाइंग मटेरियल है ड्रम से उठा के एक पाइप के थ्रू जो है इस डाई बात के अंदर चला जाएगा। सर लेकिन फंक्शनल जो नीचे ये वाला देखिए, फैब्रिक है उस तक कलर्स कैसे जाएंगे बिल्कुल एग्जैक्ट? क्योंकि ये एक लिक्विड है, जब लिक्विड उसके अंदर डालेगा, और आपको आपको पता है कि डाई बाथ के अंदर फैब्रिक रोटेट भी हो रहा है बार बार, समथिंग लाइक जिस तरह वॉशिंग मशीन के अंदर होता है। सर जब वो रोटेट होगा, मशीन के जिस तरह जब वो रोटेट होगा तो वो जो है उसकी सारी सरफेसेस के ऊपर, उसकी सारी लेयर्स के ऊपर जो है वो डाई जाएगी। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे, यस सर। ये देखें इस तरह से वो, ये देखें उसकी सारी जो है वो तहें जो है वो रोटेट हो रही हैं, कुछ जो नीचे वाली ऊपर आ रही हैं, ऊपर वाली नीचे जा रही हैं। अब देखें उसने वो है जो है वो डाई केमिकल जो है वो उसके ऊपर अप्लाई कर दिए, जस्ट उस चैम्बर के अंदर डाई केमिकल उसने डाला है और वो फैब्रिक के ऊपर जाके डाई हो गया। ये देखें यहाँ पे वो रेड कलर आ गया जो भी उसने केमिकल ऐड किया था। क्योंकि ये सारा का सारा डाई बाथ के अंदर होता है, डाई बाथ क्लोज है, इसलिए वीडियो बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि वो डाई बाथ के अंदर हो रहा है, लेकिन चीज बिल्कुल वही है, डाई बात है, उसके अंदर उसने कलर अप्लाई किया। ये देखें यहाँ पे फैब्रिक अनलोडिंग है, यहाँ पे उसने ब्लैक कलर की डाइंग की है। ये वाला जो टब है, ये वाला जो साइड पे बना हुआ है, यहाँ पर उसने डाई तैयार करते हैं, ये वाले जो टब्स है, ठीक है, ये खुद ही पाइप्स के थ्रू जो है इस डाई बाथ के अंदर चला जाता है। और अब इस डाई बाथ के अंदर उसने कौन से कलर की डाइंग की है? ब्लैक कलर की डाइंग भी हो गई है। और अब जो है वो फैब्रिक अनलोड हो रहा है, फैब्रिक ऊपर से आ रहा है ड्राई होकर। ये देखें यहाँ से जो है ये रेड कलर की डाई हुई है। ये देखें ऊपर से इसलिए आ रहा है ताकि वो ऊपर जो है ये फैन से लगे हुए हैं, वो उसको ड्राई कर रहे हैं। क्लियर है? डाइंग की समझ आ गई कि किस तरह डाइंग बाथ के अंदर जो है वो हमारे पास डाइंग होती है। अब यस नेक्स्ट हम सर। देखेंगे कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रिंटिंग कैसे होती है, यस सर। और फिर इस सर वीडियो के थ्रू आप जी जी सर जी जी इन्होंने बोले। आपने इसके अंदर जब डालना था डाइंग बात के अंदर तो गिरे बांधी थी, तो उस जगह जी पे भी डाई इजीली हो जाएगा या फिर वहां से डाई में फर्क आएगा जहां पर नहीं, उन्होंने वहां गिरे? से भी इजीली हो जाएगा। वो जो गिरें उसने लगाई थी, वो नॉट्स जो लगाए थे वो उसने काफी लूज लगाए थे, वो जब मशीन के अंदर जाके रोटेट हुआ तो वो इतने ज्यादा ओपन थे वो ऑलमोस्ट। सर आवाज बहुत कट रही है, 1338 को आवाज का इशू आ रहा है। 1338 पे कौन है? फहद सलीम। फहद अपना माइक चेक करो, अपना एक दफा डिसकनेक्ट करके दोबारा फिर कनेक्ट करो। होप सो ओके, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी सबको आ रही है आवाज? यस यस सर। Yes, sir.
ओके ओके। सर मैंने पूछना था कि जो हमने डाइंग किया मतलब हम जो नॉर्मल कपड़े लेते हैं मतलब जो उनमें सिंपल कलर होते थे ये वही वाले हैं फैब्रिक? जी बिल्कुल, ये वही वाले फैब्रिक्स हैं जिनके अंदर हमारे पास सिंपल कलर होते हैं। बॉयज वियर में, मेंस वियर में जितने भी होते हैं वो अमूमन डाइंग ही होती है। ठीक है, अब देखिए प्रिंटिंग में जो है वो डिजिटल प्रिंटिंग पे हम आ गए, जो कि आपके जो है वो फील्ड से बिल्कुल रिलेटेड है। इंटर्नशिप भी नेक्स्ट आप लोग की करेंगी तो प्रेफर कीजिएगा कि डिजिटल प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में करें, क्योंकि इसके अंदर एक तो जॉब्स अच्छी हैं, जॉब ज्यादा हैं और आपकी फील्ड से बिल्कुल रिलेटेड है। ठीक है, डिजिटल प्रिंटिंग में अब देखिए हमने एक पैटर्न को प्रिंट करना है, हमने पूरे के पूरे फैब्रिक को एक कलर नहीं देना। ये पहले देखिए डिजिटल डिजाइन स्टूडियो है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे डिजाइनर्स जो है वो पहले उसको बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन हो रही है कि हम लोगों ने ये वाला प्रिंट जो है वो फैब्रिक को देना है। ठीक है, और ये आपकी फील्ड के लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तानी इंडस्ट्री में। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे वो सिलेक्शन हो रही है, यहाँ पे वो फैब्रिक आया जिसका जो है वो उसने ऑर्डर लेना है और यहाँ से वो प्रिंट को डिजाइन कर रहे हैं कैड के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, यहाँ से वो प्रिंट को बना लेंगे। ये सारे के सारे डिजाइनर बैठे हुए हैं। ठीक है, डिजिटल डिजाइन स्टूडियो के अंदर। ये देखिए यहाँ से उसको जो है वो डिजाइन को फैब्रिकेट कर रहे हैं, डिजाइन को रियल वर्ल्ड में लाने की कोशिश कर रहे हैं। डिजिटल प्रिंटिंग में जो जॉब्स हैं वो बहुत वाइट कॉलर होती हैं, बहुत कंफर्टेबल होती हैं। लाइक ये देखें, ये बहुत, इनका कोई मतलब ऐसे एसेट्स जो है वो आगे कोई कंसर्न नहीं है कि जहाँ पे ये हो रहा है, इन्होंने जस्ट ऑर्डर देना होता है। इसलिए ये बहुत फिजिबल जॉब है, मोस्टली फॉर फीमेल्स। आपने देखा भी होगा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फीमेल्स जो है वो वर्क कर रही हैं। तो इंटर्नशिप प्रेफर कीजिएगा, इस डिपार्टमेंट में लाजमी करें। अब ये वो फ्लोर आ गया जिसके ऊपर हमने वो डिजाइन फीड करना है। ये देखिए यहाँ पे जो मशीन्स हैं वो डाइंग की मशीन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। यहाँ पे जो मशीन्स है उसके अंदर कोई डाइंग बात नहीं है, कोई और चीज नहीं है, इट्स समथिंग। और हमारे पास देखें कि जो फ्लोर है वो बहुत ज्यादा क्लीन है, साफ है, कोई मतलब कि उसमें जो है वो गंदगी नहीं है। सो बहुत साफ सा डिपार्टमेंट है, क्लीन सा डिपार्टमेंट है, और सारी की सारी ये प्रिंटिंग की मशीन है। प्रिंटिंग की मशीन आपकी फोटो कापी मशीन की तरह से होती हैं। ये देखें फैब्रिक इस तरह से इसके अंदर लोड होता है और यहाँ पे हम लोग पैनल के ऊपर, इसके ये वाला जो पैनल लगा हुआ है इसके ऊपर जो है वो हम लोग डिजाइन को फीड कर देते हैं। वो वाला जो डिजाइन हम लोगों ने जो कैड के अंदर बनाया, जो प्रिंट का डिजाइन है, और ये इसके अंदर कलर्स होते हैं हर मशीन के अंदर जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड होते हैं हर मशीन के ऊपर। ठीक है, हमने यहाँ पर उसको फीड किया, ये देखिए साइड पे कलर लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे मशीन जो है वो फैब्रिक, वाइट फैब्रिक जो कि प्रिंट होना है, ये अभी मशीन के अंदर जा रहा है और देखिएगा कि अभी वो उसको किस तरह से प्रिंट करता है। ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे प्रिंटिंग हो रही है, वो जस्ट उसको फोटोकॉपी मशीन की तरह उसको ओवरलैप करता है। ठीक है, फ्रंट एंड बैक की तरफ उनसे कलर्स लेता है उसका सेंसर और उसको वो क्या कर रहा है, प्रिंट। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे भी ये लैपटॉप से ये जो लड़का बैठा हुआ है, ये जो साथ वर्कर बैठा हुआ है, ये कमांड दे रहा है। ये देखें यहाँ पे ये कमांड दी, यहाँ से वो प्रिंट होके आ रहा है फैब्रिक। ये देखें बिल्कुल फाइन पैटर्न्स हैं, यहाँ पे भी देखें उसी तरह प्रिंटिंग हो रही। ये देखें ऊपर कलर्स लगे हुए हैं। सो सेंसर खुद ही सेंस कर लेता है कि इसका कौन सा कलर है और कौन सा कलर उसने अप्लाई करना है। समथिंग लाइक जिस तरह सर से हमारे डिजिटल पास फोटो, प्रिंटिंग में तो हम अनलिमिटेड कलर्स कर सकते हैं ना? अनलिमिटेड कलर्स कर सकते हैं बिल्कुल। ये देखें, ये हमारे पास जो फैब्रिक्स आ रहे हैं,
ये देखें यहाँ पे जब वो फैब्रिक बन के आता है फिर वो मैच कर रहे होते हैं कि क्या वाकई वही वाला फाइन पैटर्न है जो कि हमारा ऑर्डर था। ये पोस्ट डिपार्टमेंट होता है जो कि प्रिंट होने के बाद हमें जो है वो हम उसको इस डिपार्टमेंट में चेक कर रहे होते हैं कि क्या हमारे पास जो पैटर्न है प्रिंटेड वो ठीक है। चलो अब सभी स्टूडेंट को जो है वो काफी अवेयरनेस हो गई है कि हमारे पास डाइंग और प्रिंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। यस सर। सर इनमें जो ये जो प्रिंटिंग होती है इनमें थोड़ा सा कभी कभी मतलब डिसलोकेट हो जाता है ना डिजाइन, तो वो किस वजह से होता है? वो हमारे पास या तो उसने वर्कर ने जो है वो उसकी फैब्रिक की हैंडलिंग नहीं की सही तरह से, मतलब फैब्रिक मशीन के अंदर ठीक तरह से नहीं जा रहा, या मशीन का कोई पैरामीटर खराब है तो तब होगा। लेकिन जो बहुत अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज है वहां पे ये कभी भी ऐसा नहीं होता फॉल्ट, क्योंकि ये जो मशीन होती हैं जापान की होती हैं और इनके अंदर जो है वो फॉल्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। चलो यस गुड। सर। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन डाइंग एंड प्रिंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसको नोट कर लीजिएगा। डाइंग और प्रिंटिंग के अंदर क्या डिफरेंस है, कोई 7-8 आप लोगों ने डिफरेंसेस लिख देने हैं। मैंने जो है वो ये नेट से स्टडी किए थे और उसके बाद जो है वो मैंने कुछ यहाँ पे पेस्ट किए हैं। बाय द डाइंग प्रोसेस डाइज आर अप्लाइड ऑन द होल फैब्रिक। ये हमने देखा कि डाइज तो होल फैब्रिक के ऊपर अप्लाई हो रही थी, जबकि प्रिंटिंग के ऊपर था कि जो डाई ही थी कलर ही था, लेकिन वो फैब्रिक के स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर अप्लाई हो रही थी और वो एक डिजाइन बना रही थी। जहां जहां पे हमने कमांड दी वहां वहां पे लोकलाइज पोर्शन के ऊपर प्रिंट हो रहा था। फैब्रिक, यार्न एंड फाइबर्स आर डाइड बाय डाइंग। फैब्रिक भी डाइंग हो सकती है, यार्न की भी हो सकती है, फाइबर्स की भी हो सकती है, लेकिन प्रिंटिंग जो है वो हमेशा जो है वो फैब्रिक्स की होगी। ठीक है? इन द डाइंग प्रोसेस डाइज आर अप्लाइड ऑन द बोथ साइड ऑफ फैब्रिक। डाइंग तो दोनों साइड्स पे भी हो सकती है, जबकि प्रिंटिंग में जो है वो ये भी ऑप्शन होता है कि एक साइड पे प्रिंट करना। लेडीज वियर में आपने देखा होगा वो एक साइड से प्रिंट हुआ होता है। ठीक है? ह्यूज अमाउंट ऑफ यस सर। वाटर इज रिक्वायर्ड। हाँ जी, ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उस चैम्बर जिसमें हमने डाइंग अप्लाई करनी है, डाई बाथ के अंदर जो है वो हमने वाटर हमें चाहिए होगा, फिर ही उसकी डाइंग होगी। जबकि प्रिंटिंग में हमारे पास बहुत कम केमिकल चाहिए होता है, सिर्फ वहां पे केमिकल चाहिए होता है जहां पे उसके ऊपर कलर लग रहा है, मतलब उन कलर्स के अंदर ही चाहिए होता है, थोड़ी सी अमाउंट होती है वो। स्टीमिंग एंड क्योरिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर डाइंग। स्टीमिंग और क्योरिंग जो है उसके बाद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि डाइंग में हम लोग उसको डायरेक्ट ड्राई कर लेते हैं, जबकि प्रिंटिंग में स्टीमिंग और क्योरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टीमिंग और क्योरिंग का मतलब यह है कि थोड़ी सी स्टीम दो ताकि वो जो आप लोगों ने प्रिंट दिया है वो उसके ऊपर ठहर जाए, वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर परमानेंटली स्टिक कर जाए। अगर आपने स्टीमिंग और क्योरिंग नहीं की तो वो जब बाद में फैब्रिक फोल्ड होगा ना एंड पे, तो प्रिंट जो है ना वहां से जो है वो उसको ड्राई नहीं हुआ होगा प्रॉपरली, तो वो एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएगा दूसरी लेयर्स के साथ। सो स्टीमिंग एंड क्योरिंग जो है वो प्रिंटिंग के अंदर जरूरी है ज्यादा। डाइंग इज कंपैरेटिवली चीपर होती है, क्योंकि हमने थोड़ा सा डाइंग मटेरियल लेते हैं वो पूरे बॉक्स के अंदर अप्लाई कर देते हैं, जबकि प्रिंटिंग में हमने देखा है कि ये मशीन भी एक तो इसकी कॉस्टली होती है और ये जो हमारे पास जो प्रोसेस है ये ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए भी क्योंकि पहले जो है वो एक डिजाइनर ने वो बनाना है, उसके बाद वो मशीन के ऊपर फिट करना है, उसके बाद उसने कलर्स लेने हैं, उसके बाद स्टीमिंग होनी है, उसके बाद क्यूरिंग होनी है, उसके बाद फैब्रिक को चेक भी करना है। सो प्रिंटिंग में हमने देखा कि ये थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस आता है। डाइज फैब्रिक्स आर सर सॉफ्ट हम डाइज। जी जी। सर हम इसकी स्टीमिंग क्यों करते हैं? हम आयरनिंग क्यों नहीं कर सकते? मतलब आयरन करके भी तो हम उसे कर सकते हैं ना, आयरन सॉलिड आयरन को। करेंगे, अगर हम कलर देके फौरन आयरन करेंगे तो वो आयरन के ऊपर कलर ठहर जाएगा, वो तो कलर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। स्टीमिंग में बहुत लेस अमाउंट ऑफ हीट हम अप्लाई करते हैं और थोड़े थोड़े टाइम के लिए, जिससे जस्ट वो जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर ठहर जाता है। समझ आई? जी सर। आयरनिंग में हीट जो है वो बहुत ज्यादा होती है, स्टीमिंग में तो बहुत कम अमाउंट ऑफ हीट होती है। डाइड फैब्रिक्स आर सॉफ्ट। डाइंग जब उसके अंदर जाती है तो वो फैब्रिक्स अमूमन जो है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, जबकि प्रिंटेड फैब्रिक्स जो है वो आमतौर पर हार्ड होते हैं।
सो ये सादा डिफरेंसेस हैं डाइंग और प्रिंटिंग के अंदर. सो इफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड अबाउट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइंग एंड प्रिंटिंग, तो एटलीस्ट 5-6 डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं ना क्लास? जी सर। जी सर. क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस की डिफरेंट क्लासिफिकेशन है. हम लोग जो है वो 4-5 डाइस की यहाँ पे क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि हर क्लास के लिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन है. लाइक कॉटन के लिए हम डिफरेंट डाइस यूज करते हैं, सिल्क के लिए हम डिफरेंट डाइंग यूज करते हैं, नायलॉन के लिए डिफरेंट होगी, पॉलिएस्टर के लिए डिफरेंट होगी. सो डिफरेंट फैब्रिक्स के लिए डिफरेंट डाइज होंगी, क्योंकि हो सकता है जो पॉलिएस्टर के ऊपर डाइंग लगानी है वो कॉटन के ऊपर ना ठहरे, कॉटन उसको अंदर अब्सॉर्ब भी ना कर सके, या कॉटन के ऊपर लगाएंगे तो उसकी डाइंग फास्टनेस अच्छी नहीं है, वो 2-3 वॉशेस के बाद उतर जाए. सो हर फैब्रिक्स के लिए डिफरेंट डाइज अवेलेबल है. 4 से 5 हम जस्ट डाइज पढ़ेंगे. लाइक डाई फॉर सेलुलोजिक फाइबर्स, जो सेलुलोजिक है, लाइक कॉटन है. उसके बाद हमारे पास और कौन कौन सा सेलुलोजिक है? जूट है, हेम्प है, सिसल है. ठीक है, उनके लिए हम लोग डायरेक्ट डाई. जी जी, कोई क्वेश्चन है? चले, डायरेक्ट डाइज हैं, रिएक्टिव डाइज हैं. जूट था और क्या था? कॉटन, जूट, सिसल, ये है हमारे पास सेलुलोजिक फाइबर. फ्लैक्स भी सेलुलोजिक फाइबर है. चले, उसके बाद देखिए डायरेक्ट डाइज होती हैं, रिएक्टिव डाइज होती हैं, सल्फर डाइज होती हैं और बैड डाइज होती हैं सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए. ठीक है, हम लोग जस्ट ये पढ़ेंगे डायरेक्ट डाई क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, क्या इसके अंदर होता है, किन फाइबर्स के लिए. जस्ट ये, कोई केमिस्ट्री के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट उनकी इंट्रोडक्शन पढ़े, उनकी डेफिनेशन पढ़े, उनकी एप्लीकेशन पढ़े. ये डायरेक्ट डाई है. डायरेक्ट डाई के अंदर वो कह रहा है सिंपल एप्लीकेशन है, चीपर है, बहुत ज्यादा सस्ती है, क्योंकि डायरेक्ट डाई के अंदर हम लोग कोई सच केमिकल यूज नहीं करते. थोड़ा बहुत साल्ट हम यूज करते हैं और कोई भी केमिकल हम लोग यूज नहीं कर सकते. ठीक है, बहुत ज्यादा चीपर है, कंप्लीट कलर रेंज है, कलर इसके अंदर सारे ही कर सकते हैं. मॉडरेट कलर फास्टनेस बट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय आफ्टर ट्रीटमेंट विद कॉपर साल्ट एंड कटाइनिंग. कहता है लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसके अंदर कलर फास्टनेस मॉडरेट है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कलर फास्टनेस को हम इनहांस कर सकते हैं अगर हम बाद में फैब्रिक को किसके साथ ट्रीट करें, साल्ट के साथ या कटाइनिंग के साथ. कॉपर साल्ट या कटाइनिंग दो केमिकल्स हैं. ठीक है, एप्लीकेशन क्या है, सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए हो सकता है. जी जी सर कलर फास्टनेस क्या है कि मतलब डल जल्दी हो जाता है कलर? डल जल्दी हो जाता है, बिल्कुल, वो 2-3 वॉशेस के बाद कलर उतर जाता है. ठीक है, सो डायरेक्ट डाई जो है वो सिंपल एप्लीकेशन है, चीपर है, कंप्लीट कलर रेंज है. कलर रेंज उसमें सारी है, सारे के सारे कलर्स आप डाई कर सकते हैं, लेकिन ड्रॉबैक क्या है कि उसके अंदर फास्टनेस जो है, कलर फास्टनेस इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसको भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं 2 केमिकल्स डाल के, एक कॉपर साल्ट और एक कटाइनिंग. एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, चूंकि डायरेक्ट डाइज हैं, सेलुलोजिक के लिए तो यूज होगी, लेकिन कहता है कि समवेयर ये रेयॉन, सिल्क और वूल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. यहाँ पे भी वही है, डायरेक्ट डाइज किसके लिए? कॉटन के लिए, विस्कोस, सिल्क और नायलॉन के लिए. क्या क्या इसके फायदे हैं बच्चों? इजी टू डाई, बहुत हम इजीली इसको डाइंग कर सकते हैं. रिक्वायर ओनली कुकिंग साल्ट एंड वेरी हॉट टू बॉइलिंग वाटर. सिर्फ हमें ये चाहिए कि कुकिंग साल्ट चाहिए हमें, जो सोडियम क्लोराइड है, और हमें हीट चाहिए, एक बॉइलिंग वाटर चाहिए जिसके अंदर जो है वो हम लोगों ने डाइंग करनी. डाइज हैव अ गुड लाइफ. जी जी सर आपने जो टेबल लिखा हुआ है मुझे उसकी समझ नहीं आ रही, मतलब ये हम कैसे बाद में देखेंगे इसको? डाई क्लास है, डाई क्लास के अंदर सिर्फ ये बताया हुआ है कि डायरेक्ट डाई को हम डिस्कस करें. जनरल डिस्क्रिप्शन के लिए बताया हुआ है कि सिंपल एप्लीकेशन, ठीक है, चीपर है, और उसके बाद कंप्लीट कलर रेंज है. कंप्लीट कलर रेंज क्या है कि सारे के सारे कलर्स इस डाइंग के थ्रू हम डाई कर सकते हैं. और उसने ड्रॉबैक एंड पे बताया हुआ है कि इसकी वॉश फास्टनेस अच्छी नहीं है, कलर फास्टनेस अच्छी नहीं है. एप्लीकेशन के अंदर उसने ये बताया हुआ कि सेलुलोजिक के लिए, रेयॉन के लिए, सिल्क के लिए और वूल के लिए यूज कर सकते हैं. और इसी टेबल को उसने अगली स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए. डायरेक्ट डाइज किसके लिए? कॉटन, विस्कस, सिल्क और नायलॉन के लिए.
इजी टू डाई है, बहुत इजीली हम इसकी डाइंग कर सकते हैं। डाइज हैव अ गुड लाइट फास्टनेस, लाइट फास्टनेस इसकी अच्छी है, मतलब लाइट में खराब नहीं होता। अगर हम इसको वॉश के बाद जो है वो ड्राई करने के लिए सनलाइट में डालेंगे तो लाइट फास्टनेस इसकी अच्छी है, लाइट में खराब नहीं सर होता। ये कुछ फैब्रिक्स नहीं आ रही अब आ रही है? सर कट के सभी बच्चों को इशू है? नो सर। नो सर। नो नो सर। चलें, वो स्पेसिफिकली शायद आपका नेटवर्क का इशू होगा। जी 1342 आप यही बता रही थी? कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? चलें, उसके बाद ये देखें हम लोग क्लास it is possible to improve on the wash fastness by after treatment by dye after सिर्फ यहाँ तक कर लें कि जो है वो कलर फास्टनेस को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट से, वाश फास्टनेस को। और आपको पता है आफ्टर ट्रीटमेंट जो है वो कौन से थे? बाय एडिंग साल्ट, साल्ट से और साथ में कॉपर सॉल्ट। हाँ बिल्कुल। These dyes are principally used for not so expensive, इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव डाइज नहीं होती। और उसके बाद प्रोडक्ट्स, क्योंकि इसके अंदर जो है वो फ्यूर वॉशेस के बाद जो है ये उतर भी जाती हैं, क्योंकि वॉश फास्टनेस इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए जो है हम लोग कर्टन्स के अंदर, थिएटर प्रोडक्शंस के अंदर या टी शर्ट्स के अंदर जो है वो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ ये है। उसके बाद ये देखिए डायरेक्ट डाइज के अंदर कौन कौन से कलर्स हैं, येलो, पिंक, ब्राउन, जो भी है सारे के सारे कलर जो है वो हम लोग इसके अंदर यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली डायरेक्ट डाई के अंदर आप लोगों ने ये चीज देखनी है, मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप लोगों ने बताना है कि ये कॉटन के लिए यूज करते हैं, सेलुलोजिक के लिए, लेकिन ये हम लोग सिल्क, रेयॉन और नायलॉन के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसकी लाइट फास्टनेस अच्छी है और ये चीपर है, ठीक है, लेकिन इसकी वाश फास्टनेस अच्छी नहीं है। और इसकी वाश फास्टनेस को अच्छी करने के लिए हम इसके अंदर साल्ट्स डालते हैं, या हम लोग इसके अंदर जो है वो कॉपर साल्ट्स डालते हैं या कटाइनिक डालते हैं, ठीक है। और चूंकि वाश फास्टनेस अच्छी नहीं है, कुछ वाशिश के बाद ये उतर जाता है। और हम लोग जो है वो इससे कौन कौन सी चीजें अप्लाई करते हैं, टी शर्ट्स, कर्टन्स वगैरह या थिएटर प्रोडक्शंस के अंदर जो है वो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है। क्लियर है सब? यस काइंडली एक दफा फिर रिपीट कर दें, मैं अभी आई हूँ। मैं फिर रिपीट। एक्चुअली स्लाइड्स है ना, तो मे बी किसी को कंफ्यूजन हो रही हो, दोनों स्लाइड्स में सेम ऑलमोस्ट डेटा है। तो हाँ, अगर आप उसे इसलिए वो करके एक में कर दें तो वो ज्यादा नहीं बेटर हो जाएगा? लाइक इस तरह कंफ्यूजन थोड़ी सी क्रिएट हो रही है कि शायद फर्स्ट में कुछ हो रहा है, सेकंड में कुछ हो रहा है। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो हमारे पास जो डायरेक्ट डाइज है, डायरेक्ट डाइज सबसे सिंपल एप्लीकेशन है, जो सबसे चीपर है। क्यों चीपर है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ हमें वाटर चाहिए, वाटर को हीट करना है और वो जो डाइंग का पाउडर है वो उसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। जो बाजार में उमूमन डाइंग कर रहे होते हैं ना, वो हमारे पास डायरेक्ट डाई होती है। अब इसके अंदर जो है वो सारे के सारे कलर्स को हम लोग डाई कर सकते हैं, ये उसने बताया। और लेकिन इसकी जो है ना वो कलर फास्टनेस इतनी अच्छी नहीं है, ये 2-3 वाशिश के बाद उतर जाता है। लेकिन हम उसको भी इम्प्रूव कर लेते हैं अगर हम उसके अंदर जो है वो कोई कॉपर साल्ट या कटाइनिक डालें, ठीक है। एप्लीकेशंस मैंने आपको बताया कि ये अमूमन सेलुलोजिक फाइबर्स के लिए यूज होते हैं, लेकिन हम इसको रेयॉन, सिल्क और वूल के अंदर भी यूज कर सकते हैं। वूल और सिल्क आपको पता है प्रोटीनिक फाइबर्स है, प्रोटीन से बने होते हैं। जो रेयॉन है ये मैन मेड फाइबर है, लेकिन उसके ऊपर भी हम लोग इसको कर सकते हैं यूज, ठीक है। और जी सर, इजी टू यूज कर लेते हैं, लेकिन ना वो इतनी जल्दी डाई होता नहीं है। होता नहीं है, इजी टू डाई है और इसकी लाइट फास्टनेस अच्छी है। लाइट में अगर ये पड़ा रहे सनलाइट में तो इतनी ज्यादा जो है इसका कलर खराब नहीं होता। लेकिन जो है वो वाश फास्टनेस अच्छी नहीं है। वाश फास्टनेस के लिए हमने देखा था कि हम इसके अंदर जो है वो साल्ट ऐड कर रहे थे, और इसके अंदर कोई ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस नहीं है क्योंकि यूज हो रहा है, तो इसलिए जो है ये चीपर है। और इसकी सर एप्लीकेशन क्या है, टी सॉल्ट शर्ट्स वाटर में है, ऐड करने कर्टन से के क्या अंदर। कलर? साल्ट जब हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं ना, तो जो डाई है ना उसकी कलर अफिनिटी बढ़ जाती है, वो ज्यादा तेजी से जो है वो फैब्रिक के ऊपर जो है वो जाके अटैच हो जाता है,
क्योंकि साल्ट के अंदर होते हैं आयनी कंपाउंड्स, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, वो उसकी अट्रैक्शन को बढ़ा देता है। वो साल्ट जब हम ऐड करते हैं तो डाइस के अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमारे पास जो फैब्रिक है ना वो न्यूट्रल होता है, फैब्रिक के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो जब हम लोग साल्ट फैब्रिक के ऊपर लगाते हैं ना तो वो भी चार्ज शो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिर वो जो डाइज हैं वो डायरेक्ट जाके पॉजिटिव वाला पोर्शन नेगेटिव के ऊपर अटैच होता है और नेगेटिव वाला पोर्शन पॉजिटिव के ऊपर अटैच होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डाइंग की फास्टनेस है वो बढ़ जाती। समझ आ गई? जी सर आगे। चलें, सो यही था डायरेक्ट। जी जी सर ये जो कैटायनिक जो लिखा हुआ है सर, इसमें जो है कोई फास्ट पॉजिटिव आयन होगा या सर जो है हम कोई भी कैटायन जो है वो यूज कर सकते हैं? कोई भी कैटायन तो नहीं यूज कर सकते। हाँ, इसके अंदर भी स्पेसिफिकेशंस हैं, मैंने देखी थी, लेकिन मैंने जैसे उसका जनरल नेम बता दिया आपको। कैटायंस तो डिफरेंट हैं को लाइक अगर वो और डिफरेंट कलर्स के लिए डिफरेंट है, सो हम लोगों ने इसको जनरली बताया है, वो फिर ज्यादा केमिस्ट्री में चला जाएगा। ओके सर। चलिए, उसके बाद देखिए क्लास वेट डाई है कि वेट डाई किसके लिए यूज करते हैं। वेट डाइज अमूमन आप लोगों की जीन्स वेयर के लिए यूज होती हैं, जो आप लोगों की जीन्स वेयर है उसके अंदर यूज हुई थी। वेट डाइज इंडिगो प्रोबेबली द ओल्डेस्ट डाई नोन टू द मैन। इंडिगो डाइज और वेट डाइज सेम है, इंडिगो डाइज वेट डाइज का ही नेम है। ये सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट डाई है, सबसे पहली डाई थी। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर फॉर दिस ग्रुप, इंडिगो सबसे इंपोर्टेंट मेंबर है इस ग्रुप का। ये कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुई थी? इजिप्ट ने जो है इसको एक्सट्रैक्ट किया था, एक प्लांट था वो एक्सट्रैक्ट किया था। जो आप लोगों की डायरेक्ट डाई है ना वो उसके सोर्सेज भी नेचुरल होते हैं, लाइक हल्दी है वो भी आप लोगों की डायरेक्ट डाई में आती है, नेचुरल डाई में आती है। जो वेट डाई है आप वो देखेंगे, वो कह रहा है सबसे पुरानी थी, इजिप्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और इजिप्ट ने इसको जो है वो 200 BC में जो है वो इसको एक प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया था। इंडिगो फेरा जो है टिंटोरिया, ये एक प्लांट था, उसने उससे जो है वो डाई को एक्सट्रैक्ट किया था और फिर उसको हमने नाम दे दिया, ये होती हैं वेट डाइज, ठीक है। फर्स्ट सिंथेटिक इंडिगो वाज इंट्रोड्यूस टू द टेक्सटाइल ट्रेड। सबसे पहली जो इंडिगो डाई थी वो 1897 के अंदर जो है वो हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब काफी पहले की बात है, ठीक है। ये वेट डाइज की है क्या? सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल डिस्क्रिप्शन। डिफिकल्ट टू अप्लाई, इसके अंदर जो है ये डाइज अच्छी हैं, इसकी जो वाश फास्टनेस है वो बहुत अच्छी है, लेकिन इसको अप्लाई करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें चाहिए होता है रिडक्शन ट्रीटमेंट टू कंप्लीट मेक वाटर सॉल्युबल। ये वाटर सॉल्युबल बनाने के लिए हमें इसकी क्या करवानी पड़ती है? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ठीक है। इसकी वजह से हमें जब दो चीजें पहले करवानी पड़ती हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, कोई केमिकल्स को ऐड करके, जिसकी वजह से ये क्या बन जाता है? सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव बन जाता है, क्योंकि हमें एक केमिकल चाहिए जो कि इसकी रिडक्शन भी करवा सके ताकि वो वाटर सॉल्युबल बन जाए, और एक केमिकल चाहिए जो ऑक्सीडेशन करवा सके टू रिज्यूम इनसॉल्युबल स्टेट फॉर डाइंग, आफ्टर डाइंग, ताकि जो है वो उसके अंदर जो है वो डाइंग के बाद भी जो है वो कुछ कैपेबिलिटी रह सके कि उसके अंदर जो है वो शेड आ सके। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें चाहिए। जब दोनों चीजें चाहिए होंगी वेट डाइज में तो ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी। इनकम्प्लीट कलर रेंज इसके अंदर सारी नहीं है, सारे कलर से तो हम डाई नहीं कर सकते, और चूंकि ये अमूमन जीन्स के लिए, डेनिम के लिए। रिडक्शन के बारे में आपने क्या बताया था? रिडक्शन इसलिए करते हैं ताकि वाटर सॉल्युबल हो जाए, वाटर सॉल्युबल होगा तो वो जो डाइंग है वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी। डाई वाटर सॉल्युबल हो जाए? जी, क्योंकि डाइंग हमने वाटर के साथ ही करनी है ना, डाइंग बात के अंदर वाटर के अंदर ही वो डाई है ना। तो जी हमारा सर। पास सर फैब्रिक जो है डाई वो तो वाटर, हमेशा से ही वाटर के साथ वाटर सोल्यूबल होता है। लेकिन वेट डाई सॉल्युबल नहीं होती, वो डायरेक्ट डाई होती है सॉल्युबल। जो वेट डाई है वो इतनी ज्यादा सॉल्युबल नहीं होती। क्लियर है? ओके। इनकम्प्लीट कलर रेंज इसके अंदर कंप्लीट नहीं होती, कुछ कलर्स को हम नहीं भी डाई कर सकते। स्ट्रॉन्ग है ब्लू और ग्रीन, इसलिए हमारे पास जितनी भी डेनिम वेयर्स आती हैं मोस्टली ब्लू कलर्स की आती हैं। और अब तो अब कुछ रिसेंट ईयर्स में तो तकरीबन काफी कलर्स आने शुरू हो गए हैं।
आज से 10 साल पहले जाएंगे तो जो डेनिम के अंदर जो कलर्स आ रहे थे वो मोस्टली ब्लू थे। क्यों थे? क्योंकि उसके ऊपर वेट डाई थी और वेट डाई के अंदर था ही ब्लू कलर। अब उन्होंने फिर भी कुछ ना कुछ केमिकल्स ऐड करके जो है वो और कलर्स और शेड्स को इनहांस किया है। ठीक है। गुड ऑल राउंड फास्टनेस एक्सेप्ट इंडिगो एंड सल्फराइज वेट डाइज। जस्ट ये बात याद रखने की इसकी वॉश फास्टनेस अच्छी होती है, ऑल राउंड वॉश फास्टनेस। ठीक है। टेंडिंग टू डिक्रीज इन सर पॉपुलैरिटी तो ड्यू ब्लैक टू में भी आ गई है जीन्स। ब्लैक में भी आ गई, अब आ गई है ना। अब वो जो ब्लैक वाला भी है वो उसने ब्लू से ही उसको शेड दिया है। उसने जो भी कलर बनाया है वो ब्लू एंड ग्रीन से ही दिए। इसका बेसिक कलर सिर्फ ब्लू एंड ग्रीन था जिसके अंदर इसकी कलर रेंज अच्छी, जो भी कलर ग्रीन को मिक्स करके बनाया है। डायरेक्ट जो भी कलर हम यूज करेंगे वेट डाई से वो कलर नहीं आएगा। ओके सर। ठीक है। एप्लीकेशन क्या है? कॉमनली यूज फॉर हाई क्वालिटी कॉटन, हाई क्वालिटी कॉटन गुड्स। ये डेनिम वियर ही होती हैं, लाइक टॉवल्स के अंदर स्पेशली यूज्ड इन द डाइंग ऑफ डेनिम फैब्रिक। डेनिम फैब्रिक के लिए, जीन्स के लिए जो है वो डाइंग करने के लिए ये यूज होती है। सो वेट डाइंग की क्या स्पेसिफिकेशन है? एक तो ये कि ये अप्लाई करना मुश्किल है, हमें रिडक्शन चाहिए और ऑक्सीडेशन चाहिए। मोस्ट एक्सपेंसिव रेंज है और इसके अंदर सारे कलर्स भी नहीं है, सिर्फ ब्लू और ग्रीन कलर है। ठीक है। और उसी से हमने जो है वो बाकी सारे कलर्स बनाने हैं। और एप्लीकेशन जो है वो कॉटन के लिए, हाई एक्सपेंसिव एप्लीकेशंस के लिए, टॉवल्स के लिए और डेनिम के लिए हमने यूज कर सकते हैं। सर ये हम ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? ये एक प्लांट था, नेचुरली प्लांट है। इजिप्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इंडिगो फेरा टेंटोरिया। उस प्लांट से जो है ये वेट डाई हमें मिलती है। तो सर उस प्लांट के ही पास दो कलर है, यानी कि एक ब्लू कलर और एक ग्रीन कलर है। उस प्लांट के अंदर से हमारे पास जो नेचुरल कलर होते हैं ना वो तो सिर्फ प्राइमरी होते हैं क्लास। जो रेड है, जो ब्लू है और एक येलो है। ठीक है। हम जो बाकी कलर्स हैं वो तो आपको पता है कि हम लोग जो है वो दूसरे कलर्स को मिक्स करके बनाते हैं। सो नेचुरल सोर्स उसका चूंकि प्लांट है तो उससे जो है यही कलर्स ऑब्टेन हो रहे होंगे। ठीक है। सर इसकी वॉश फास्टनेस इसलिए अच्छी है क्योंकि हम इसकी बाद में ऑक्सीडेशन से इसे जी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है, इसलिए इसकी वॉश फास्टनेस अच्छी होती है। इसको सर वॉशिंग कुछ कहती रिडक्शन नहीं है। तो उससे मतलब कि सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल बनाता है ना, लेकिन बाद में हम उसकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं ताकि जो उसका वाटर सॉल्युबल स्टेट थी वो बंद हो जाए, मतलब वो हाँ, वहीं पे मतलब रुक स्टॉप हो जाए। जाए। तो इसलिए जी जब वो सर। तो बाद में भी हम लोग, आपने देखा होगा कि जो डेनिम वियर है उनके अंदर वाटर सॉल्युबल, वाटर अब्जॉर्प्शन भी इतनी अच्छी नहीं होती। जो दूसरे कॉटन फैब्रिक्स हैं उनके अंदर हम लोग वाटर जो है वो गिराएं तो फौरन जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि जो डेनिम वियर्स हैं उनके अंदर वाटर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जाता है। वो इसी वजह से जाता है कि वाटर उनकी कैपेबिलिटी बाद में बंद कर दी होती है ऑक्सीडेशन से। जब बंद कर दी होती है तो जब हम उसको वॉश भी करते हैं तो उसके बाद भी जो है उससे कलर नहीं उतरता। यस सर। चलें, यहाँ पे देखें, ये उसी टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है। वेट डाइज 3 केमिकल से बनी होती है, इनसॉल्युबल होती है वाटर में। तो वाटर सॉल्युबल किस तरह से बना रहे होते हैं? बिकम्स वाटर सॉल्युबल व्हेन रिडक्शन इज डन। इसको थोड़ा इजी कर लेते हैं, जब हम इसकी रिडक्शन कर लेते हैं तो ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है। आफ्टर द डाइंग फैब्रिक इज ऑक्सीडाइज एंड द डाइंग अगेन बिकम्स वाटर इनसॉल्युबल। उसके बाद अगेन इनसॉल्युबल बन जाता है क्योंकि हम लोग उसकी क्या कर देते हैं? ऑक्सीडेशन कर देते हैं। ठीक है। बिकॉज ऑफ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि पहले हम रिडक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम डाइंग कर रहे हैं, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। रिडक्शन क्यों कर रहे हैं? ताकि जो है वो डाई अच्छी तरह से सॉल्युबल हो जाए, वाटर सॉल्युबल। फिर डाई लगा रहे हैं, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन लगा रहे हैं ताकि अगेन वो वाटर इनसॉल्युबल हो जाए। तो चूंकि प्रोसेस ज्यादा है तो ये क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली भी है, क्योंकि प्रोसेस ज्यादा आएगा, कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। और उसके बाद क्या है? स्टेबलाइज्ड वाटर कॉस्टली प्रोडक्ट है, प्रोड्यूसर है। बस यहां तक कर लें। ठीक है। उसके बाद देखिए वेट डाइज कहाँ पे यूज होती है? ये जो हमारे पास पैराशूट वियर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स वियर्स होते हैं, इनके अंदर भी वेट डाइज यूज होती है। दिस डाइज कैन बी अप्लाइड टू कॉटन एंड विस्कोस रेयन बाय द मेथड यूजिंग डायरेक्ट कॉटन डाइज। ठीक है। आफ्टर डाइंग अ सिंपल ट्रीटमेंट इनके स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, जैसे ये
पैराशूट वगैरह के इस तरह के जो ये कॉस्ट्यूम्स वगैरह होते हैं इनमें स्पेसिफिक कलर होते हैं, जी इसीलिए होते हैं। इसीलिए होते हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कलर है, कलर में लस्टर ज्यादा है। सो वेट डाई से जो भी कलर आएगा उसका लस्टर भी अच्छा आएगा। सर अभी तो आप कह रहे थे कि ब्लू एंड ग्रीन होता है। लेकिन बाकी कलर्स मैंने बताया ना कि वो बन गए हैं, लाइक डेनिम में भी तो देखें बाकी कलर्स बन गए। अब यहाँ पे वो जो है, और येलो तो वैसे भी एक प्राइमरी कलर है, तो येलो कलर को तो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब बन गए हैं, यूज हो रहे हैं वो ब्लू ही है, ब्लू और ग्रीन है। लेकिन अब जो है वो सारे के सारे कलर्स बन गए हैं, काफी हद तक जो है वो काफी रेंज ऑफ कलर्स जो है वो बन गए हैं। ठीक है जी सर। उसके बाद देखिए वेट डाइज का यूज। वेट डाइज आर यूज्ड इन कॉटन डाइंग वेयर हाई वाश एंड बॉयल फास्टनेस। जहाँ पे अच्छी वाश फास्टनेस जो है वो रिक्वायर्ड है, वहां पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद देखिए बिकॉज ऑफ हाई अल्कली कंसंट्रेशन इन द डाई बाथ प्योर वेट डाइज कैन नॉट बी फाइबर्स। और सिल्क के अंदर हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम लोग इसके अंदर अल्कली यूज करते हैं। अच्छा, अल्कली कहाँ पे यूज होती है? अल्कली आपको पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये रिडक्शन के लिए जो है वो यूज होगी। ठीक है, तो हम चूंकि अल्कलीज के अंदर यूज कर रहे हैं तो एनिमल फाइबर्स के लिए यूज नहीं होगी, क्योंकि अल्कली जो है वो एनिमल फाइबर्स को डिग्रेड कर देती है, खराब कर देती है। समझ आ गई? Solubilized wet dye is not required the presence of alkali can be used for dyeing on animal। लेकिन अगर हम उस डाइंग के अंदर अल्कली नहीं यूज करें रिडक्शन के लिए, फिर हम उसको एनिमल फाइबर्स के लिए यूज कर सकते हैं। ब्राइट रेड इज एब्सेंट इन वेट डाई रेंज। ब्राइट रेड जो है वो बिल्कुल एब्सेंट है, इसीलिए आपने देखा होगा डेनिम वियर्स में जो डेनिम की पैंट्स हैं उनके अंदर कभी भी डार्क रेड जो है वो कलर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी कलर मिलेगा वो मेरून कलर होगा। ठीक है, सो ब्राइट रेड इसकी रेंज में ही नहीं है। Because these are dyed at low temperature, they are used in the Indonesian batik dyeing for the green shades। क्योंकि लो टेम्परेचर के लिए है, इसलिए जो है ये ग्रीन शेड्स को अचीव करने के लिए भी यूज हो सकता है। इस लास्ट पोर्शन को, लास्ट पॉइंट को बेशक छोड़ दें, जस्ट ये वाली 4 एप्लीकेशंस कर लें। क्या एप्लीकेशन है? जहाँ पे हाई वाश फास्टनेस रिक्वायर है। उसके बाद वो कह रहा है एनिमल फाइबर्स के लिए यूज नहीं करना, सिल्क के लिए, वूल के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अल्कली है। लेकिन अगर आपने अल्कली यूज नहीं की तो फिर आप लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर ब्राइट रेड कलर अवेलेबल नहीं है। ठीक है क्लास? सर सर इसमें अगर ब्राइट रेड इसमें अवेलेबल नहीं है तो मतलब इसमें ऑरेंज ये येलो का शेड भी नहीं होगा फिर? उसको, उसमें ये है कि जो ब्लू के साथ ये कलर कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि प्राइमरी कलर्स में किन के साथ मिलाएं तो येलो आएगा, किन को। लेकिन येलो इसकी रेंज में है, इस स्लाइड के ऊपर देखिए। मतलब ब्लू के साथ कोई भी कलर मिलाए तो येलो कैसे आएगा? मतलब ब्लू के रेड ही साथ नहीं ही तो बेसिक ग्रीन ही भी नहीं तो है। होगा। ब्लू और ग्रीन बेसिक है ना। अब हमने ये देखना है कि ब्लू और ग्रीन तो बेसिक है, और दूसरा फैब्रिक का कलर हमारे पास कौन सा है? व्हाइट। तो 3 कलर तो हमारे पास उसके ऊपर है, ब्लू है, ग्रीन है और व्हाइट है। अब कलर्स कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने प्राइमरी को देखना पड़ेगा कि ब्लू, ग्रीन और व्हाइट से कौन कौन से कलर बनते हैं। सो उससे ये रेंज बनती होगी तो उसने दिखाया होगा ना। सर एक बात जी पूछनी थी। सर हम अल्कली जो है वो हम रिडक्शन के लिए यूज करते हैं ना? जी जी। तो सर जब आपने कहा कि जब अगर हमने अल्कली नहीं यूज किया तो हम लोग एनिमल फाइबर्स जो हैं उनके लिए भी ये कलर यूज कर सकते हैं। तो जब अल्कली यूज ही नहीं होगा तो रिडक्शन कैसे होगी, और जब रिडक्शन नहीं होगी तो कलर अप्लाई कैसे होगा? अल्कली रिडक्शन हम लोगों ने इसलिए की है ताकि उसकी जो है वो जो वाटर की, जो डाई की फिनिटी अच्छी हो जाए, वाश फास्ट उसके अंदर जो है वो डाई अच्छी चले जाए। लेकिन वो किस लिए है? कि वो हम लोग डेनिम के लिए। अब हम लोग देख रहे हैं वूल और सिल्क के लिए। ठीक है, तो वूल और सिल्क से तो हमारे पास डेनिम नहीं बनती ना। सो वूल और सिल्क की कैपेबिलिटी पहले से अच्छी होती है कि वो डाई को अंदर ले सकते हैं। तो हो सकता है अगर उसकी कैपेबिलिटी पहले से अच्छी है तो फिर हम उसकी रिडक्शन ना करवाएं। रिडक्शन तो हम लोगों ने जब इस यहाँ पे देखा था तो रिडक्शन हम लोगों ने किस लिए की थी? ताकि वो वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाए।
और उसके बाद ऑक्सीडेशन इसलिए की थी ताकि अगेन इनसॉल्युबल हो जाए, लेकिन वो तो इसलिए था कि हमारे पास जो डेनिम था वो इतना ज्यादा वाटर सॉल्युबल नहीं था, जो हमारे पास जीन्स थी, जो हमारे पास डेनिम के जो भी ड्रेसेस थे। लेकिन अगर हम एनिमल फाइबर्स के लिए यूज कर रहे हैं और एनिमल फाइबर्स की जो है वो हमारे पास वाटर सॉल्युबल अच्छा है, उसका एबिलिटी अच्छी है, तो फिर हम उसको अल्कली को स्किप भी कर सकते हैं। क्लियर है सर? इट्स मीन कि यानी कि डाई की रिक्वायरमेंट नहीं है, रिडक्शन जो है नहीं, रिक्वायरमेंट फैब्रिक डाई की की है। फैब्रिक की रिक्वायरमेंट है, और चूंकि ये बहुत रेयर केस होगा कि एनिमल फाइबर्स लाइक वूल और सिल्क को हम इससे डाई करेंगे। हम लोग इससे अमूमन डाई जो 99% है वो हम लोग इससे डाइंग यही करते हैं जो हमारे पास जो डेनिम वियर्स हैं। इसलिए ये सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है। लेट्स सपोज ऐसा होता है ना इंडस्ट्री के अंदर कि लेट्स सपोज हमने इसको डायरेक्ट डाई से डाई करना था वूल और सिल्क को, तो उनके अंदर ना उनके पास तो डायरेक्ट डाई है ही नहीं, या खत्म हो गई, या बाजार के अंदर स्टॉक नहीं मिल रहा, उनके पास ऑर्डर आ गए, जबकि उनके पास वेट डाई का अच्छा खासा स्टॉक पड़ा हुआ है, तो फिर वो उसको उससे जो है वो डाई करके आगे अपना ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है सर ये ऐसे तो नहीं है कि हमारे पास कुछ फाइबर्स होते हैं उनका मॉइस्चर रीगेन ऑलरेडी बहुत अच्छा होता है तो उनको हो जाती है डाई, लेकिन जिनका नहीं होता हम उन्हें रिडक्शन के थ्रू हम उसका मॉइस्चर रीगेन बेटर करते हैं मे बी। ये ऑप्शन एक हो सकती है, लेकिन ये इतनी अच्छी फेवरेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो डेनिम वियर है ना, जितनी भी डेनिम जीन्स है ना, वो हमारे पास आपको पता है कॉटन से बनती है, तो कॉटन का मॉइस्चर रिगेन तो अच्छा खासा है, 8.5 है, लेकिन फिर भी वेट डाई नहीं हो रही उसके ऊपर। ठीक है, तो इसके सर ऊपर और ज्यादा इसका वो फैब्रिक के साथ क्या रिलेशन है? फैब्रिक के साथ ये रिलेशन है कि अगर हमारे पास फैब्रिक वाटर को अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है, तो फिर हमारे पास कोई जरूरत नहीं है उसको जो है वो उसकी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन करवाने की। लेकिन अगर वो फैब्रिक ही वाटर को अब्सॉर्ब नहीं कर रहा, लाइक कॉटन तो वाटर को अच्छा खासा अब्सॉर्ब करता है, लेकिन अब मसला हमारे साथ क्या आ रहा है कि हमने डेनिम वियर बनाया हुआ, डेनिम वियर के अंदर उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसकी वीव ऐसी है, उसका ट्विल ऐसा है, उसका स्ट्रक्चर ही काफी डिस्टॉर्टेड है, मतलब काफी स्टिफ सा स्ट्रक्चर है, स्ट्रिक्ट सा स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वो वाटर को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा। सो ये कॉटन की वजह से नहीं है, ये सम हो उस फैब्रिक की एबिलिटी की वजह से हो सर आप सकता है पहले उसी। बोल रहे थे ना कि जो हम सर आप पहले बोल रहे पिछला थे कि जो वेट डाइज होती है ना, जी सर कौन पूछे पहले? जी जीरो बताएं। पूछो। सर आपने पहले बोला था कि जो वेट डाइज होती है ना हम उनको वाटर सोल्यूबल बनाने के लिए करते हैं रिडक्शन। ठीक है, तो सर फिर हम मतलब फिर इसमें फैब्रिक का क्या आ गया? अगर हम कॉटन भी करें या कोई भी कर लें तो उसमें क्या तो अच्छा है? वेट डाइज, देखिए उसने जाना तो फैब्रिक के ऊपर ही है ना, तो वो फैब्रिक क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि वो फैब्रिक ही उसको ले ही नहीं रहा, उस डाई को ही नहीं ले रहा, फैब्रिक की इनहेरेंट एबिलिटी नहीं है। तो दोनों 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 तरफ से है, फैब्रिक भी नहीं उसको जो है वो अपने अंदर जो है वो इन होने दे रहा, और जो डाई है वो भी फैब्रिक के अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। सर पर मतलब हम सर रिडक्शन इसलिए करते हैं कि फैब्रिक अगर नहीं है ठीक तो फैब्रिक की जो है वो जी मॉइस्चर बिल्कुल, फैब्रिक अब्जॉर्बेंसी ज्यादा हो जाए। ऐसे ही है। जी जी सर पर थैंक यू सर सो हम मच। 1303 कर रहे जी हैं, अगर हम कॉटन कर रहे हैं तो हमने उससे पहले उसको ऑलरेडी उसकी मतलब एब्जॉर्बेंसी उसका मतलब अमॉर्फस स्ट्रक्चर ऑलरेडी उसका बढ़ाया था मर्सराइजेशन में, तो फिर हाँ जी। भी जाके डाई, तो ये डाई का मसला है, फैब्रिक बीफ का तो कोई मतलब नहीं है। अगर तो हम लोगों ने इसका मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन बढ़ाया था, लेकिन हम लोगों ने उसको जो है वो डेनिम वियर के लिए यूज किया हुआ है, तो डेनिम वियर को तो हम लोगों ने उस तरह से बाद में आके ट्रीट नहीं किया। डेनिम के तो बाद में जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, वो तो सिंपल कॉटन फैब्रिक था जिसकी हम लोगों ने सारी सिंजिंग डीसाइजिंग कवरिंग की थी। डेनिम के ऊपर कम स्टेप्स ही अप्लाई हुए थे, जिसकी वजह से उसका ये इशू आ रहा है, और स्ट्रक्चर कॉटन का नहीं है। कॉटन तो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करता है, लेकिन मसला ये है कि जब कॉटन डेनिम वियर के अंदर गई है तो फिर जाके वो अब्सॉर्ब नहीं कर रही मॉइस्चर को। क्लियर है? जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है?
सर आज के लिए फिर इतना ही काफी है, बस कर दें हम। सर ये काफी है। सर कोई आपकी बोल आवाज क्यों नहीं आ रहा रही है, कहाँ गए हैं सर? यार। हाँ अब आ रही है, मुझे लगा सिर्फ मेरी नहीं आ रही। हम सब यही सोच रहे थे कि किसी को भी नहीं आ रही। आई थिंक सर लीव कर गए। यार अब सर आएंगे ना, उनसे बोलना बस करें। हाँ बस करें। रीबा तुम्हारी शिफ्टिंग हो गई फैसलाबाद में? हाँ जी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। आना कभी। नंबर तुम्हारा है नहीं किसी के पास, आना कभी। मैं तुम्हें खुद लेने आ जाऊंगी यूनिवर्सिटी से। इल्हाम होगा रीबा तुम्हें कि उसको लेने आना है। वो मैं यार इसे मैनेज कर होता है लेती इल्हाम, हूँ। इसे होता है इल्हाम। लास्ट टाइम मैं हॉस्टल में गई, मुझसे मिलने आई हुई थी, मतलब कोई चांस भी नहीं था, मुझे इतनी खुशी हुई थी। मोमना इतनी स्केरी क्यों लगाई हुई है तुमने अपनी डीपी? क्यों डराना हम सबको? मैंने तो कब की चेंज कर ली है यार, ये हार्ले हार्ली क्वीन क्वीन जाए। लगाई हुई है, हार्ले क्वीन लगाई हुई है। इसे दोबारा हालांकि चेंज मैंने करो फिर होगी। मैंने 3 दफा चेंज किए, ये हो ही नहीं रही है, मेरे अंदर रच बस गई है। वो एक्चुअली ना मुझे उसे पता है तेरी शक्ल असलियत। ऐसी दिखती है। रीबा तुम मतलब परमानेंटली शिफ्ट हो गई हो फैसलाबाद? हाँ जी मेरी छोटी सिस्टर ने जी भी परमिशन लिया है ना तो मैं अच्छा ये किसने परमानेंटली बोला? शिफ्ट हो गई हूँ। पता नहीं किसने बोला है। एडमिशन छोटी बहन है और किस चीज में? उसने फूड साइंस में लिया। एग्रीकल्चर से? नहीं उसने रिफा में लिया। अच्छा। वो दरअसल घर से करीब इधर जहाँ हमने लिया है ना वहाँ पे करीब था तो हाँ तुमने तो तुम्हें बता दिया तुम्हारा घर कहाँ पे है। जी क्लास फूड ईडन साइंस में हम बाद में जाएंगे, पहले इधर आ जाएं। ओके सर। नाइस। सर हमें पता ही नहीं लगा आप आ गए हैं वापस। चल ऑन कैंपस आप कब से हो रहे हैं? सर मैं यही पूछने लगी सर थी, पता 2-3 बार हमने शॉपिंग कर ली है, अब तो घर वाले भी कह रहे हैं बस दफा हो जाओ। कभी जाना है कभी नहीं जाना। सही है, चले आएंगे तो जरूर जो है वो हम लोग सर वैसे उम्मीद तो कोई नहीं है कि ये दिसंबर में ओपन होगी यूनिवर्सिटी। देखें क्या करते हैं। यार करनी कुछ भी होगी नहीं ना कर करेंगे सर, देंगे, नहीं ऐसे ही करनी ना पढ़ेंगे। करें। चलो आ जाएं फिर इंशाल्लाह जो है वो मिलते हैं। सर पिज्जा खिलाएंगे पूरी क्लास को। चलें श्योर, गैदरिंग रख लेंगे हर क्लास के साथ। 7 सेमेस्टर्स के साथ तो मेरी हुई थी, आप लोग भी रख लीजिएगा। तो सर मतलब 7 के बाद
हम ही बनते हैं। आप लोग ही बनते हैं, रख लीजिएगा। वो बहुत मतलब एक अच्छा हो जाता है, इंटरेक्शन हो जाती है और दूसरा डन। टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। हम वैसे भी सारे पार्टी लवर्स हैं। चलें जरूर रख लीजिएगा, कोई यस इशू नहीं है। सर। उन लोगों ने पर हेड मतलब एक क्लास का तो जस्ट 500 लगा था, मतलब 500 में वो मैनेज हो गया था, ठीक है। और एक क्लास ने मतलब ये कहा था कि उन लोगों ने मतलब खुद जाके ऑर्डर किया था, हर बच्चे ने इंडिविजुअली या मतलब ग्रुप्स के फॉर्म में, तो उनका भी ऑलमोस्ट वो बच्चे बता रहे थे कि सर 400 पर हेड मतलब एक दूसरे को लगा। फिर तो कहाँ ये गए थे आप लोग? एक के साथ तो गए थे बाबा तिका, और एक के साथ जो पीएमसी के सामने है। नहीं सर, हम आपको स्टोनो जमा सर। करा दें। हाँ हाँ टीम स्टोन आती है मुफ्त। नहीं, वो सबमिट करवाने वाला ना उसमें बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाता है, वो तो 1000 पर हेड, वो तो बहुत ज्यादा हो जाता है। फिर ये है कि 500 पर हेड ये बहुत इजी होता है, मतलब सारे फिजिबल भी रहते हैं और चले भी जाते हैं सभी बच्चे। सर हमारी क्लास तो 5000 दे के भी चली जाएगी। हैं? ले जाने वाले बने सर बस ले जाए हमें। चले आप लोग आ जाइएगा फिर इंशाल्लाह। ए और बी एक बार ए सेक्शन के साथ हो जाएगी, एक बार बी सेक्शन के साथ, बट सभी स्टूडेंट्स जाएं फिर वो अच्छा रहता है सेशन, ठीक है। सर अब और नहीं पढ़ना, प्लीज बस कर दें। हाँ बस कर दिया, बस सिंपल सा क्विज पूछना है, और जो जो क्विज जो है वो सुनाता जा रहा है वो बेशक लीव करता जाए, ठीक है। सिंपल से आज क्वेश्चन होंगे, 3 ही क्वेश्चन है, बेशक पढ़ लें। व्हाट इज मर्सराइजेशन, ठीक है। उसके बाद ताकि वो 2 मार्क्स ऐड अप हो जाए ना, और न्यूट्रलाइजेशन क्या है, और कॉटन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, डाई एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। चलें 1283 आमना सईद, माइक ऑन करें। जी सर। जी बताएं मुझे मर्सराइजेशन क्या होता है। Mercerization is a process in which cotton is treated with caustic solution to improve properties such as उसकी फाइबर स्ट्रेंथ, उसके लस्टर और श्रिंकेज रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करती है। चले गुड है। और दूसरी बात ये कि जो क्लास आज वाला लेक्चर है इसको मैं अपलोड करूंगा, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ना है, फिर नेक्स्ट जो भी इशू हो वो आप लोगों ने मुझसे पूछना है, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला जो है वो अच्छे अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, ठीक है। अभी तक कोई इशू तो नहीं है ना इस सब्जेक्ट में? नो सर। नो इंशाल्लाह अच्छा ही रहेगा। आप लोग भी अच्छे रहे हैं मेरे साथ, तो मैं भी इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छे फेवर ही दूंगा। अगर किसी की कोई प्रॉब्लम है या कोई और इशू है तो वो मुझे वेल बिफोर टाइम जो है वो आप लोगों ने बताना है, ठीक है। ट्वेल्व 84 अरीबा तारिक अपना माइक ऑन करें। 1284 1285 अरीबा सत्तार। यस सर। सर मैं ना लास्ट लेक्चर नहीं लिया था, लेकिन आप थोड़े पहले बच्चों से ले लें ताकि मुझे उसका आइडिया हो जाए, मैं उससे फिर साथ प्रिपेयर करके आपको साथ ही दे दूँगी। मर्सराइजेशन क्या होती है, मर्सराइजेशन का पता है? नो सर, अभी नहीं, मुझे इसका कोई नो ओके हाउ, ओके मैं अभी थोड़ी देर तक आपको इसका दे देती हूँ। चले मुझे बाद में बता दीजिएगा। 1286 यस सर। जी आप मुझे बताएं आयशा, मर्सराइजेशन क्या होता है? सर ये सेलुलोजिक फाइबर्स पे बेसिकली अप्लाई किया जाता है हम किसे? लीविंग के बाद लस्टर इंक्रीज करने के लिए। आप बताएं 1287 यस सर। 87 बख्तावर, यस सर। मर्सराइजेशन के मर्सराइज कॉटन और अनमर्सराइज कॉटन में क्या फर्क आएगा फिर?
सर जो मर्सराइज कॉटन होती है उसका रिबन शेप सेलुलोजिक वो जो होते हैं सेल, लेकिन वो होते हैं राउंड फॉर्म में क्योंकि वो कास्टिक सोडा से ट्रीट किए जाते हैं। और जो अनमर्सराइज होते हैं वो फ्लैट होते हैं और उनकी ऑब्जर्प्शन लेवल भी कम होता है, उनका लस्टर भी कम होता है। और जो मर्सराइज होते हैं उनका ऑब्जर्प्शन लेवल भी अच्छा होता है और लस्टर भी ज्यादा होता है। गुड। थैंक यू। 1288 है जी। आप मुझे बताएं आप मुझे बताएं कि लस्टर कैसे इंप्रूव होता है मर्सराइजेशन से। सर डाई एब्जॉर्प्शन कैसे अच्छी हो जाती है? मैंने पिछला लेक्चर नहीं लिया था। ओके 1289 फायजा। यस सर। आपने 1288 ईमान आपने रिटर्न क्विज भी नहीं दिया हुआ। ये जिन बच्चों ने लास्ट रिटर्न क्विज नहीं दिया था, रिटर्न क्विज दिया आपने? यस सर। सर मैंने आपको लास्ट क्लास का रीजन भी बताया था, मैंने लेक्चर मिस किया था। ओके ओके जी। आपका तो मुझे मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया, बाकी सारे लेक्चर्स लिए और मैंने क्विज भी दिया था। ये जो प्रीवियस क्लास में क्विज हुआ है ये आपने दिया है रिटर्न क्विज? सर प्रीवियस जो वीकेंड पे हुई थी जी सर, नहीं उस पे नहीं दिया था सर, वो इसमें नहीं दिया मैंने। ओके ओके 1289 यस सर। आप मुझे बताइए मर्सराइजेशन क्या होता है? सर मर्सराइजेशन में हम कास्टिक सोडा को यूज करके फैब्रिक की प्रॉपर्टीज को एनहांस करते हैं, लाइक उसकी लस्टर को, उसकी एब्जॉर्बेंसी को। ओके 1290 ये सलमान क्यों नहीं आजकल क्लासेस ले रहा? सर अभी तो था वो। अच्छा 1293 इसरा। जी सर। आप मुझे बताएं कि आपको मर्सराइजेशन के टेस्ट का पता है कि कैसे पता चलता है कि मर्सराइजेशन हुई है या नहीं? हाँ जी सर, वो आयोडीन के सॉल्यूशन के साथ अगर हुई होती है तो ब्लूइश ब्लैक आता है कलर, और अगर ना हुई हो तो वाइट ही रहता है। ओके गुड 1295 जी सर। जी। आप बताएं लाइबा मुझे कि मर्सराइजेशन क्या होती है? सर ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर कॉटन को ट्रीट किया जाता है कास्टिक सोडा के साथ, NaOH के साथ, तो वो इम्प्रूव कर देता है, मतलब उसको कॉटन को, उसकी फाइबर को, उसकी स्ट्रेंथ को, श्रिंकेज रेजिस्टेंस को, डाई एफिनिटी को और उसके मतलब लस्टर को। गुड 1296 मलाइका। यस सर। आपने रिटर्न क्विज भी नहीं दिया हुआ, खैर है। सर वो मैं गाँव गई हुई थी पिछले वीकेंड पे ना, तो वहां पर सर इंटरनेट इशू होता है, वहां पर इंटरनेट नहीं चलता, इसलिए मेरी वो क्लास मिस हो गई थी, मैं क्लास नहीं अटेंड कर सकती। कौन सा गांव है आपका? सर साबुआना। क्या? साबुआना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? सर खुड़ियावाला के साथ है। अच्छा चले। आप मुझे भी ये बताएं न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? सर क्या? न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? न्यूट्रलाइजेशन। सर मर्सराइजेशन क्या होती है? पता नहीं सर, मैंने नोट्स नहीं देखे तो मुझे सर मेरा ख्याल एक सेकंड सर, आपने क्या पूछा है अभी अभी दूसरा वाला? मर्सराइजेशन क्या होती है? सर कंसंट्रेशन होती है ये नोहा के सोल्यूशन की। NaOH के सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है, कॉटन को नहीं। ट्रीट करते हैं सर जिससे। पढ़ के फिर मुझे बताइएगा, फिर क्विज दीजिएगा। 1297 मेमोना। यस सर। मुझे बताएं न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? सर न्यूट्रलाइजेशन हम एसिटिक एसिड के साथ फैब्रिक को ट्रीट करते हैं टू रिमूव द एक्सेस NaOH। गुड 1298 तो है ही नहीं। 98 क्यों नहीं क्लास लेते? 98 की भी बहुत कम क्लासेस होती हैं। मलाइका अकबर। सर आई गेस उसने लीव कर दिया यूनिवर्सिटी। कंफर्म है कि वो छोड़ गई है? नो सर, सर सुना नॉट था। कंफर्म येट, बट थोड़ा सुबह सुना है तो इसलिए भी कंफर्म नहीं है।
ओके, एक वैसे इसने ओरल क्विज भी दिया हुआ है, ग्रुप में है, क्लास के ग्रुप में है। सर नो, आई थिंक उसने जब मैंने ऐड किया था उसने लीव कर दिया था। अच्छा चले, मुझे कंफर्म करके फिर बताइएगा आप, ठीक है मेमुना? ओके सर। जी 1300 मीरल। सर मिराल। जी सर। जी सर। सॉरी जी मिराल, आप मुझे बताएं कि कौन सा टेस्ट होता है मर्सराइजेशन को चेक करने के लिए कि मर्सराइजेशन हुई है या नहीं हुई? सर मॉइस्चराइजेशन को चेक करने के लिए कॉस्टिक सॉल्यूशन का NaOH का टेस्ट करते हैं हम। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? The neutralization, high concentration of caustic in fiber must have to be removed for optimum dyeing and for better fastness properties, and it is done with intensive washing or acid treatment. स्लाइड से देखकर नहीं बताना था, ऐसे ही बताना था। सर अब ऑरली तो नहीं ना याद, अब वो सुना है, अब देखे मैंने आपको भी पता है। चीटिंग भी ऐसे नहीं करते कि टीचर को पूरा नहीं पता चल जाए। सर अब अभी लेक्चर सुने हैं, अब जब आगे कोई टेस्ट होगा या कोई पेपर होगा तो ऑब्वियसली उसके लिए याद करके ही सुनाएंगे, अभी एकदम से तो नहीं ऐसे याद हो सकता ना, मेमोरी इतनी तो नहीं इंसान की तेज होती। ओके मिराल 1303। यस सर। जी 1303 मोमना, आप मुझे बताएं कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? सर न्यूट्रलाइजेशन ये होता है कि पहले मॉइस्चराइजेशन के बाद ना जो हमारे पास इसके ऊपर एक्स्ट्रा NaOH लगा होता है ना, उसको हम रिंस आउट करते हैं वाटर से, या फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, हम एसिटिक एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं ताकि हमारे पास जो डाइंग है वो अच्छे से हो सके और जो फास्टनेस प्रॉपर्टी है वो भी इम्प्रूव हो सके और फैब्रिक क्लीनर। ठीक है 1305 हमास, आप मुझे बताओ कि कौन सा टेस्ट होता है चेक करने के लिए कि मर्सराइजेशन हुई है या नहीं हुई? हमास अपना माइक ऑन करो। हमास अपना माइक ऑन करो। 1308। यस सर। किधर हैं दोनों लड़के, हमास और अहमद? अहमद आजकल नहीं आ रहा। क्यों 1297 में मुन्ना, ये हम इन दोनों का क्या स्टेटस है? जी सर हमास ने ज्वाइन तो किया था, पता नहीं क्यों उसने लीव कर दिया। ओके चले, अहमद का नहीं पता। ओके 1308, आप मुझे बताएं जी सर। मर्सराइजेशन क्या होती है? मर्सराइजेशन क्या होती है? सर मॉइस्चराइजेशन होती है सर जब हम जो है मॉइस्चराइजेशन टेक्सटाइल फिनिशिंग ट्रीटमेंट होता है जो हम कॉटन फैब्रिक पे यूज करते हैं, और जो डाई का जो अपटेक है उसको इम्प्रूव करता है, उससे जो है जो लस्टर है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, फैब्रिक श्रिंकेज भी रिड्यूस होती है। ओके जी, ये रिबा सतार 1285। यस सर, ले लें क्विज मुझसे भी। आप बताएं मर्सराइजेशन का न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? सर न्यूट्रलाइजेशन आफ्टर मॉइस्चराइजेशन, जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा कास्टिक सोडा वगैरह या कास्टिक सोल्यूशन वगैरह लगा रह जाता है, उसको हम रिमूव करने के लिए इसे एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हैं, और इससे इसकी इम्प्रूव हो जाती है फास्टनेस और इसकी प्रॉपर्टीज दूसरी इनहेंस हो जाती हैं टू डाई और टू प्रिंट द फैब्रिक। चलें गुड। 1309 नूर, यस सर। आप मुझे बताएं कोई टेस्ट कौन सा होता है चेक करने के लिए मर्सराइजेशन हुई है या नहीं हुई? सर इसके लिए आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट होता है, और अगर हुई हो तो ब्लैक कलर में आता है। ये तो आपको पता होगा, आप मुझसे पूछ रही हैं। सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था इसलिए मुझे ज्यादा नहीं पता। हाँ, अगर हुई हो तो ब्लूइश ब्लैक आता है, और अगर ना हुई हो तो फिर वाइट आता है। ठीक है, क्या रोल नंबर आपका? 1309। आपका रिटर्न क्विज भी नहीं है, ओरल क्विज भी कम कम देती हैं, ठीक हो जाएं आप। ओके सर। 1311 पकीजा, यस सर। मर्सराइजेशन क्या होती है?
सर मर्सराइजेशन में कॉटन को कॉस्टिक सोडा से ट्रीट किया जाता है तो उसकी फाइबर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए और उसकी लस्टर डाई वगैरह डाई फिनिटी। गुड। 13 12 न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? 13 12 न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? फिर इसमें फैब्रिक को एसिटिक एसिड से ट्रीट करवाते हैं ताकि इसे रिमूव कर सके। NaOH फैब्रिक से रिमूव करने के लिए एसिटिक एसिड से ट्रीट करते हैं। चलो गुड। 13 13 राबिया एजाज, यस सर। आप मुझे बताएं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? Neutralization में when we done moisturization to remove the excess NaOH from the fabric, सर इसमें हम एसिडिक एसिड से उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। इंटेंसिव वॉशिंग के जरिए ट्रीट करके हम जो है वो एक्सेस एसिडिक अल्कली की जो है वो रिमूव करवाते हैं। ओके। 13 14 रमशा नवाज, आप मुझे बताएं कोई टेस्ट बताएं जिससे हमें पता चल सके मर्सराइजेशन हुई है या नहीं हुई। सर आयोडीन टेस्ट होता है, अगर ब्लैक कलर हो तो होता है कि मर्सराइजेशन हो गई है और अगर वाइट हो तो मर्सराइजेशन नहीं होती। गुड। 13 15 रजिया, यस सर। मर्सराइजेशन क्या होती है? सर इसमें हम फैब्रिक को कास्टिक सोडा से ट्रीट करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को, लस्टर को, डाई फिनिटी को इंक्रीज करने के लिए। ओके। 13 16 रुतबा, 13 16 माइक ऑन करें। 13 17 यस सर। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? सर न्यूट्रलाइजेशन में हम एक्सेसिव अल्कली को रिमूव करने के लिए कपड़े को एसिटिक एसिड से हम ट्रीट करते हैं। ओके। 13 18 मर्सराइजेशन क्या होती है? 13 18 उन पर कॉस्टिक सोडा अप्लाई करते हैं उसकी फाइबर स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए। ओके। 13 19 जी मर्सराइजेशन क्या होती है? सर मॉइस्चराइजेशन में कॉटन को कॉस्टिक सोडा के सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाता है ताकि उसकी फैब्रिक स्ट्रेंथ वगैरह, लस्टर, श्रिंकेज और डाई एफिनिटी वगैरह इंप्रूव हो सके। ओके। 13 20 न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? सर इसमें एक्सेसिव अल्कली को रिमूव करने के लिए एसिटिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाता है। ओके। 13 26 13 26 सर जी सर रुतबा शहजादी का माइक खराब है तो वो कह रही थी इनबॉक्स में पूछें। जी 13 26 आप बताएं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन बताऊं? तो इसमें ये होता है कि हम फैब्रिक को उसके ऊपर से NaOH को रिमूव करने के लिए ना, जो मॉइस्चराइजेशन में रह गया होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए एसिटिक एसिड से हम करते हैं ताकि उसकी जो डाइंग है वो अच्छी हो जाए और इसकी एबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाए। चले, थैंक यू सो मच। ए क्लास ए सेक्शन सारा लीव कर दें। ए सेक्शन सारे बच्चे लीव कर दें। एक्सक्यूज मी सर, सर 1345 का भी मैसेज है, वो कह रही है उनके माइक में कोई इशू है। 1345 बी सेक्शन की है जी सर, वो आप नोट कर लें सर। ठीक हो गया, मैंने कर लिया। ओके चलो सही है फिर। जी बी सेक्शन, ए सेक्शन सारा लीव कर दें। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। सर 1348 माहद नासिर कह रहे हैं कि उनसे इनबॉक्स में कर ले, उनका माइक का इशू है। महद का मुझे मैसेज आ गया, महद से मैं इनबॉक्स में कर लेता हूँ। चलें, ए सेक्शन क्लास को लीव कर दें। 1284 लीव कर दें। चलें 1328 आमना। यस सर। मर्सराइजेशन क्या होती है? सर मॉइस्चराइजेशन में हम कॉटन को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं उसकी लस्टर बढ़ाने के लिए और सर उसके फाइबर स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, डाई एफिशिएंसी भी बढ़। 1329 न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है? इसमें सिर्फ अल्कली को रिमूव करने के लिए वाटर अप्लाई करते हैं, लेकिन फिर अगर वाटर से
रिमूव ना हो फिर हम एसिटिक एसिड यूज करते हैं। ओके 1332 माइक ऑन करें मत रूबी 1332 जी इनका क्या स्टेटस है 1329 ये क्लास में थी या अभी ज्वाइन किया है अनफाल सर मुझे नहीं पता। तुम डरो तो नहीं तुम मुझे तो बताओ सर मैंने देखा ही नहीं, वो शो भी नहीं होता ना मुझे। ओके ओके चले 1336 1336 ईशा नूर 1336 अपना माइक ऑन करें 1338 फहद जी सर। सर आप मुझसे इनबॉक्स में ले लें टेस्ट। ओके ओके इनबॉक्स मुझे कर दें क्लास के बाद 1336 जी फहद आपने एक तो मेरी बात आप याद रख लें आपकी कोई क्लास मिस ना हो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट है ये मैं आपको बता दूं ये एक ही शर्त पे पूरी होगी आपने कोई क्लास मिस नहीं करनी सारे ही क्लासेस के अंदर मैंने आपका ओरल क्विज लेना है क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन सर इसमें वो अल्की को रिमूव करते हैं एसिटिक एसिड के साथ। गुड 1340 फरजाना अपना माइक ऑन करें 1340 1341 फातिमा इबास जी सर। क्या होता है मर्सराइजेशन के कोई टेस्ट बताएं जिससे हमें पता चल सके कि फैब्रिक मर्सराइज हुआ है या नहीं हुआ आयोडीन टेस्ट होता है, अगर मर्सराइज है तो उसका कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा, अगर नहीं मर्सराइज तो वाइट रह जाएगा। ओके गुड फातिमा आपके क्विज़ेस के मेरे पास रिकॉर्ड है अच्छे क्विज़ेस है आपके फातिमा शौकत थर्ड माइक ऑन करें आप माइक क्यों 1345 ठीक है 34 सर मैं हूँ इधर 1345। देना है कोई यस सर। अच्छा नहीं वो आपने चले मुझे बताएं कि मर्सराइजेशन क्या होती है सर मर्सराइजेशन में ना हम लोग क्या करते हैं कि फैब्रिक को ना कास्टिक सोडा के साथ उसे ट्रीट करते हैं, जिसके साथ बाद ना उसकी फाइबर स्ट्रेंथ और लस्टर जो है ना वो अच्छी हो जाती है। गुड नेक्स्ट आपने कोई क्विज छोड़ना नहीं है ये मैं आपको बता दूं यस सर। अगर यहाँ पे नहीं दिया जाता तो वो लाजमी क्या करें इनबॉक्स सर मैंने जी आपको इनबॉक्स में दिए हैं क्विज़ेस। हाँ हाँ ठीक है मुझे याद करवाइएगा ताकि मैं मार्क्स आपके अपलोड कर दूं ओके सर। सर मैं लीव कर सकती हूँ? जी कर सकती हैं 1284 अरीबा तारक आप पहले किधर थी सर 12 मेरा नेटवर्क इशू था, चलो बताओ कनेक्ट नहीं हो रहा था। मर्सराइजेशन क्या होती है सर मर्सराइजेशन में हम फैब्रिक को कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करते हैं ताकि उसकी श्रिंकेज प्रिवेंट हो सके, उसके अंदर डाई पेनिट्रेट सही तरीके से हो सके, उसके अंदर लस्टर आ सके और फैब्रिक स्ट्रेंथन हो सके। ओके गुड 1346 इकरा अजहर जी सर। 1340 आप मुझे बताएं मर्सराइजेशन क्या होती है सर मॉइस्चराइजेशन में जो है वो कॉटन कॉटन के साथ हम लोग जो है ना कास्टिक कॉटन जो होते हैं उसको ट्रीटमेंट करते हैं कास्टिक सोडा में। वो इसलिए करते हैं ताकि उसकी जो फाइबर्स रहते हैं वो भी अच्छी हो जाए, श्रिंकेज हो जाए, लस्टर हो जाए अच्छी से। ठीक है आपसे जो नेक्स्ट रोल नंबर है इकरा हबीबुल्ला खान ये यूनिवर्सिटी छोड़ गई हैं क्या नहीं सर वो पता नहीं आजकल वो क्लासेस नहीं ले रही। वो किसी भी सब्जेक्ट की क्लासेस नहीं लेती जी सर अभी तक तो नहीं ले रही, लेकिन वो उन्होंने लेनी है, लेकिन वो यूनिवर्सिटी में आकर लेंगे। क्या मतलब कहाँ की हैं ये सर मियाँ वाली की है। मियाँ वाली तो इन्होंने बताया होगा पहले से जी वो यूनिवर्सिटी में बात की हुई है इन्होंने। ग्रुप में है ये नहीं सर आई थिंक।
ग्रुप में भी नहीं है। चले मैं जीआर के थ्रू इनसे पूछूंगा। थैंक यू। 1348 इनबॉक्स करना है आपने महत। ठीक है। 1352 मुआज। 1352 माइक ऑन करें। 1353 उमर। हाँ जी सर। व्हाट इज जी मर्सराइजेशन? सर। सर मर्सराइजेशन in which sir caustic soda के साथ to improve stability, luster and dye affinity वगैरह। ओके गुड। उमर ये किधर है आपका? आपसे जो नेक्स्ट रोल नंबर है मुआज। मुआज सर ये तो जॉब कर रहा है, कभी क्लास लेता है कभी नहीं लेता, बस एक आधी दफा बात हुई थी उससे। ओके तो ये बाकी बाकी सब्जेक्ट की भी इसी तरह क्लासेस लेते हैं? जी सर ऐसे ही। चलो 1305 हमास। जी हमास। हमास कोई क्वेश्चन है? उसके बाद 1354 निमरा जवेद। यस सर। आप मुझे बताएं मर्सराइजेशन क्या होती है? सर मॉइस्चराइजेशन पे हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में कॉस्टिक सोडा अप्लाई करते हैं फैब्रिक पे ताकि उसकी डायमेंशन और फर्दर प्रॉपर्टीज जिसमें फाइबर स्ट्रेंथ और श्रिंकेज लस्टर वगैरह इंप्रूव हो सके। ओके गुड। 1355 न्यूट्रलाइजेशन 1355 निमरा शाहिद। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? जी सर। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन? सर ये फैब्रिक पे जो एक्स्ट्रा NaOH लगा होता है उसको रिमूव करने के लिए उसको एसिटिक एसिड से रिमूव करते हैं। गुड। 1356 रफिया अंजम। माइक ऑन करें। 1356 यस सर। आप पहले तो मुझे ये बात बताएं कि आप ओरल क्विज क्यों नहीं देती? सर मैंने आपको बताया था। चलो वो आपने एक एक लेक्चर तैयार करके मुझे बताना है, फिर मैं आपका ओरल क्विज दूंगा, फिर आपका जो है वो रिकॉर्ड अपडेट करूंगा। ओके ओके सर। मुझे बताएं मर्सराइजेशन क्या होता है? सर मॉइस्चराइजिंग इसमें हम कास्टिक सोडा जो है उसको उसके साथ ट्रीट करते हैं कॉटन को ताकि उसमें फैब्रिक की स्ट्रेंथ वो अच्छी हो जाए, श्रिंकेज रेजिस्टेंस हो जाए और रिंकल रेजिस्टेंस हो जाए। और अगर बेटा आपको बोलने में कोई मसला होता है या हेजिटेट करती हैं तो इनबॉक्स कर दिया करें। 1358 1361 1361 यस सर। आपका नाम क्या है? यस सर। शामिख। शामिख। जी सर। आप मुझे बताओ मर्सराइज फैब्रिक को टेस्ट कैसे किया जाता है? सर उसके लिए आयोडीन टेस्ट होता है। उसके होता है कि जब हम उसके से टेस्ट करते हैं अगर उसका ब्लूइश ब्लैक कलर आ जाए तो इट्स मीन कि वो मर्सराइज है, और अगर उसका व्हाइट कलर ही रह जाए तो इट्स मीन कि वो नहीं है। अच्छा और आपसे नेक्स्ट रोल नंबर सजील, ये किधर है? सर मुझे इनके बारे में नहीं पता कि कहाँ है कहाँ नहीं है। ओके 1362 जी सर। सोनिया आप मुझे बताएं न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? सर इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कास्टिक सोडा को हम रिमूव करते हैं फाइबर्स में और एसिटिक के साथ ट्रीट करते हैं कि उसकी जो वो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव करने के लिए, और डाई इसमें अच्छा हो जाता है, और अल्कली को रिमूव करते हैं वाटर के साथ। ओके 1363 सुबयाल। यस सर। सुबैल। सुबैल। जी सर। सॉरी। अब मुझे बताएं आपकी मर्सराइज्ड और अनमर्सराइज्ड कॉटन के अंदर क्या फर्क होता है? सर मैंने लास्ट लेक्चर में लिया था तो प्लीज इजी क्वेश्चन पूछ लें। वैसे मैं इसका मर्सराइजेशन क्या होती है? आंसर बता मर्सराइजेशन क्या सर होती है? मर्सराइजेशन में
NaOH को हम जो कॉटन होती है उसको हम NaOH से ट्रीट करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ, लस्टर और जो डायबिलिटी वगैरह होती है वो इंक्रीज हो। ओके, ये जो 1369 रोल नंबर है सबा, ये बाकी क्लासेस भी नहीं लेती, बाकी सब्जेक्ट की क्लासेस? नहीं सर, इनका कोई इशू है आई थिंक जॉब वगैरह का, इसलिए वो नहीं लेती है। सर वो जरा सीरियस बीमार हैं, इस वजह से वो नहीं ले सक रही हैं आजकल, क्लासेस नहीं ले सक रही हैं। शुरू से कोई क्लास नहीं ली स्टूडेंट ने? सर वो पिछले सेमेस्टर से ही बीमार हैं, असल में उनको थोड़ा सा डिप्रेशन का मसला है। ग्रुप में भी नहीं है? नहीं सर, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि कोई बातचीत नहीं है उनसे। ओके, नोट। सर एक मेरी बात करनी थी आपसे, मैं 1361 हूँ। सर मैंने लास्ट क्विज नहीं दिया था, उसमें जो आपने लास्ट रिटन क्विज लिया है, तो वो सर आगे मुझे आप बता सकते हैं, कोई डेट दे सकते हैं कि अगर आप उसमें मुझसे वो क्विज ले लें? जी, बहुत सारे बच्चे इनबॉक्स क्विज मुझे देते हैं, आप प्रिपेयर करें उस लेक्चर को, फिर मुझे बताएं, फिर मैं आपको क्विज दूंगा, फिर मुझे बताएं, फिर आप मुझे आप क्विज सेंड करेंगे, फिर मुझे आप 2-3 बार याद भी करवाएंगे कि सर मार्क्स अपलोड कर दें, ठीक है? फिर वो अपडेट हो जाता है। सर यही जो ब्लीचिंग की स्लाइड है ये सारी थी? जी यही कर लें आप। चलिए सही है सर। ओके ठीक है, थैंक यू सुबैया। 1364 हमजा, सर आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे पहले तो ये बात बताएं कि आप आइंदा क्लास नहीं छोड़ोगे? छोड़ता सर। दूसरी बात ये कि आपने ओरल क्विज अपने पूरे करने हैं, अदरवाइज आपके सेशनल बहुत नीचे हैं। ओके सर। तीसरी बात ये कि क्लास में क्वेश्चन भी करने हैं, ताकि मुझे पता चले कि हमजा जो है वो एग्जिस्ट करता है। समझ आई? अब मुझे बताओ कि मर्सराइजेशन क्या होती है? सर जी मर्सराइजेशन होती है कि हम ना कॉटन को ना कॉस्टिक सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं कि उसकी जो फाइबर स्ट्रेंथ वगैरह वो उसकी बेहतर हो जाए। सही है। कहाँ के रहने वाले हो? मैं सर आरिफ वाला। आरिफ वाला, चले। 1365, थैंक यू हमजा। ओके सर। यस सर। रिदा आप मुझे बताएं कि मर्सराइजेशन क्या होती है? सर मर्सराइजेशन जो होती है उसमें हम लोग जो है ना NaOH के साथ उसका वो करवाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिएक्शन। यस सर, उसका हम उनका रिएक्शन करवाते हैं जिससे उसकी फाइबर स्ट्रेंथ और श्रिंकेज रेजिस्टेंस और डाई की जो एबिलिटी होती है और जो लस्टर होता है वो उसका इम्प्रूव हो जाता है। गुड रिदा, आपके क्विज़ेस सारे बहुत अच्छे हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं सरगोदा। सरगोदा। और दूसरी बात ये, आपका जीपीए कितना है? सर 3.2। गुड, चलो मेहनत करनी है, इसमें ए ग्रेड लेना है इंशाल्लाह। 1366 उमैर। यस। हाँ जी उमैर, कैसे हो? ठीक ठाक सर, आप? मैं ठीक हूँ। फैसलाबाद के रहने वाले हो? जी। अच्छा, मुझे बताओ मर्सराइजेशन क्या होती है? सर मर्सराइजेशन कॉटन को ट्रीट करवाते हैं कास्टिक से, NaOH से, ताकि इसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव कर सके, फाइबर स्ट्रेंथ, डाई कोर लस्टर से और श्रिंकेज रेजिस्टेंस को। चलो गुड। एक तो रिटन क्विज आपका नहीं है, वो मुझे देना है, बाकी आपका रिकॉर्ड अच्छा है, गुड। और कोई स्टूडेंट है जिसकी कोई क्वेश्चन हो? जी जी सर जी क्वेश्चन पूछिए। जी 1340 क्या क्वेश्चन है आपका? 1340 जी फरजाना, आप पहले किधर थी? पहले इधर थी, वो माइक ऑन करती आवाज ही नहीं मेरी जाती। ओके ओके, बताओ मर्सराइजेशन क्या होती है? सर मर्सराइजेशन को ट्रीट करते हैं ताकि फाइबर श्रिंकेज अच्छी हो, रिंकल लस्टर वगैरह अच्छा। लस्टर अच्छा हो, ठीक है, गुड। और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? 1329 क्या है? 1329 अनफाल, आपसे तो क्विज भी मैंने ले लिया। तो बात तो सही है। जी जी सुनाएं। देखिए मर्सराइजेशन है ना, आपने बताया कि ये समथिंग लाइक आयरन है, ठीक है?
ठीक तो है। जब आपने सुनाया कि कॉटन को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं, फिर इसके बाद किसी ने ये क्यों नहीं कहा कि हम इसको हीट भी देते हैं, और हमने पॉइंट आउट क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं कहता हूँ जितना रिस्पॉन्स मिल जाए इतना ही शुक्र है। लेकिन सर ये जरूरी है ना? नहीं, मैं अपने तौर पे पूछ रही हूँ। जी बिल्कुल ये जरूरी है, और जब आप लोगों का पेपर होगा उस चीज में जरूर इस चीज को ख्याल रखा जाएगा। जिसने अच्छा लिखा हुआ है, जिसने सारा लिखा हुआ है, उसको ऑब्वियसली फुल मार्क्स मिलेंगे, उसमें जिसने नहीं लिखा हुआ उसको नहीं मिलेंगे। लेकिन अभी इतना ही रिस्पॉन्स दे देते हैं। अब आपको पता है आपकी क्लास का रिस्पॉन्स कैसा है, तो बच्चे इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो वो इतना ही रिस्पॉन्स दे देते हैं, तो उसी पे शुक्र करना चाहिए। क्या ख्याल है? ठीक है। जब आप टीचर बन जाएंगी ना, फिर आपको पता चल जाएगा कितना एहसास करना पड़ता है स्टूडेंट्स का। ठीक है, चल। ओके स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं, ओरल क्विज तैयार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। ओके सर, ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।